हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करेंगे एनिमेशन प्रिंसिपल्स की। तो मोस्ट इंटीग्रल पार्ट हैं हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री के। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन यहाँ पे एक स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको, जिसमें स्कॉच एंड स्ट्रेच है, एंटिसिपेशन है, स्टेजिंग है, पोज टू पोज है, ओवरलैपिंग है, ईज इन ईज आउट है, आर्क है, देन फिर सेकेंडरी एनिमेशन है, टाइमिंग है, एक्सेजरेशन है, सॉलिड ड्राइंग है, एंड देन फिर आता है कि पूरा ओवरऑल एक करेक्टर में क्या अपील आपने दी है। तो ये 12 प्रिंसिपल हम लोगों को जो एनिमेशन पॉइनियर्स हैं उन लोगों ने दिए, और इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। इनके थ्रू अगर हम लोगों ने किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ये सारे प्रिंसिपल अप्लाई कर दिए तो वो रियल वर्ल्ड की तरह यानी लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करने लग। ठीक है, तो जो मेरी दूसरी स्लाइड है वो इसी पे है, आप देख सकते हैं। वो है 10 प्रिंसिपल ऑफ मोशन डिज़ाइन। देखिए 12 प्रिंसिपल तो हम लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों ने पढ़े भी होंगे, हम लोगों इंस्टीट्यूट में पढ़ाए भी जाते हैं। लेकिन उन प्रिंसिपल को समझने के बाद हम लोगों को मोशन डिज़ाइनिंग में कौन कौन सी प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं, तो मेरे हिसाब से 10 प्रिंसिपल हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। और वो है टाइम स्पेसिंग और ईज इन ईज आउट, मास और वेट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको ये जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर में आप अपना एनिमेशन ऐड कर रहे हो उसका कैरेक्टराइजेशन पता चलता है कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना हार्ड है। तो मास और वेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए हम लोगों को। देन एंटिसिपेशन, आर्क, स्कॉच, स्ट्रेच, ये सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल यानी प्रिंसिपल है हमारे एनिमेशन के लिए। फॉलो थ्रू ओवरलैप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फिर जब हमारे प्रोजेक्ट की मांग होती है तो हम लोग एक्सेजरेट भी करते हैं। मैक्सिमम टेक्स्ट एनिमेशन या कुछ भी इन्फोग्राफिक्स में हम लोग एक्सेजरेट करते हैं, लेकिन कभी कभी उतना एक्सेजरेशन भी नहीं होता। एक्सेजरेशन देखने में बहुत अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना या जो रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन तब भी एक तरह से कार्टून एनिमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेजरेशन। देन हमारा फिर आ जाता है सेकेंडरी एनिमेशन। तो अगर इन प्रिंसिपल्स को आप समझोगे, जो कि कहीं ना कहीं वहीं से इन्फ्लुएंस है 12 प्रिंसिपल से, सेम वही प्रिंसिपल हैं, बस मैंने इनको 10 कैटेगरी में एक बना दिया कि आपको एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको किस तरह से करूँगा। इस एनिमेशन प्रिंसिपल सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं फोकस करूँगा वो है टाइमिंग फॉर एनिमेशन। मुझे ऐसा लगता है एज अ मोशन डिज़ाइनर या एज अ एनिमेटर आपको टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टाइमिंग एंड स्पेसिंग पे। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपका आधे से ज़्यादा वर्क हो जाएगा। देन फिर आप प्रैक्टिस करते रहें और आपका एनिमेशन इम्प्रूव होता रहेगा। तो मैं आपको एक्सरसाइजेस के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना टाइमिंग फॉर एनिमेशन अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट बताना चाहूँगा जिससे मैंने इस वेबसाइट से सीखा है, क्योंकि और वेबसाइट का नाम है मिस कैप्टन एलेक्स। और इनके जो इस वेबसाइट में जो एक्सरसाइजेज है उससे आपका टाइमिंग बहुत अच्छा हो जाएगा एनिमेशन से। यही सब एक्सरसाइजेज आपको रिपीट करते रहना है आफ्टर इफेक्ट में। और जैसे सिंपल स्टार्ट आप जानते ही हैं कि बाउंसिंग बॉल आप देख सकते हैं, बाउंसिंग बॉल इन प्लेस नो डीके लूप में चलना चाहिए। तो इसमें आप धीरे धीरे अपने एक एक दो प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करके आप इन सब एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। देन ये ब्रिक्स वाला मैं भी आप दिखाऊंगा कि देन ये फेस टर्न में, इन सारी चीज़ों में क्या है। देन फिर कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर वाले एनिमेशन है वो आप अभी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर एनिमेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम लोगों को मोशन डिज़ाइनिंग के लिए करना है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट वाले एनिमेशन है वो आप बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट में ट्राई करिए। और जो कैरेक्टर भी सीखना चाह रहे हैं वो यहाँ से भी छोटे छोटे एनिमेशन देख सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एक कैरेक्टर लग रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारी बॉडी में जो 12 प्रिंसिपल ऑब्जर्व करे गए वही 12 प्रिंसिपल इस पर अप्लाई कर दिए गए, तो ये बिल्कुल हमारी तरह लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करने लगा है। तो यही एनिमेशन प्रिंसिपल का मेन कोर था, यही एनिमेशन प्रिंसिपल इसीलिए बनाए गए थे ताकि हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी एक तरह की जान डाल सकें, वो लगे कि वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड में ज़िंदा है और हम लोग एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर सकें। तो ये एक
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को समझनी चाहिए कि हम लोग एनिमेशन प्रिंसिपल क्यों सीखें। क्योंकि हम लोग एक क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं और क्रिएटिविटी को और अच्छे से बताने के लिए हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। और एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट रह ही जाता है। यानी ऐसा नहीं कि जैसे मैंने ये एनिमेशन बनाया है और इसमें अभी अगर मैं चाहूँ तो अभी फिर मैं इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट निकाल दूँ कि नहीं ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, ये वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए। ये सब आपके ऑब्जर्वेशन की बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आपने कंपोजिशन एक अच्छे टाइम के साथ बनाई है तो वो थोड़ी सी अपीलिंग लगती है। तो इसीलिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा टाइमिंग फॉर एनिमेशन का। आफ्टर इफेक्ट में आप जब भी एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो या कोई भी एनिमेशन का वर्क करेंगे तो आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है जो है कर्व एडिटर। कर्व एडिटर से आप अपने एनिमेशन में बहुत अच्छे से एनिमेशन प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई करके अपने जो मोशन वर्क है उसको एक अलग लेवल तक पहुंचाते हो। बहुत अच्छा वर्क होता है इसमें मोशन डिज़ाइनिंग का। तो जो कर्व एडिटर है इसको समझना बहुत अच्छे से है हम लोगों को, क्योंकि इसको जितना अच्छा आप समझेंगे उतना अच्छा आप टाइम और स्पीड पे कंट्रोल आपको मिलेगा। तो जब भी आप एनिमेशन की बात करेंगे मोशन डिज़ाइनिंग के लिए तो दो तरह के एनिमेशन आपको मिलेंगे, यानी दो टाइप के एनिमेशन। पहला है लीनियर एनिमेशन, दूसरा है नॉन लीनियर एनिमेशन। तो लीनियर का मतलब तो बेसिकली जैसे उसका नाम है लीनियर एनिमेशन का मतलब एक मैकेनिकल एनिमेशन जिसमें कोई भी आर्क नहीं है, कोई भी कर्व नहीं है, कोई भी स्मूथनेस नहीं है। तो वो एक तरह का लीनियर एनिमेशन है जिसमें एनिमेशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिकल एनिमेशन कहलाएगा। और जैसे ही आप किसी भी लीनियर एनिमेशन में एनिमेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जो भी हमारे एनिमेशन प्रिंसिपल हैं ये वाले, जो अगर आपने किसी भी लीनियर एनिमेशन में ये एनिमेशन प्रिंसिपल लगा दिए तो वो हमारा नॉन लीनियर एनिमेशन कहलाता है। यानी वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता है, वो रियलिज़म की तरफ चला जाता है वो एनिमेशन। तो हम लोग पास ग्राफ एडिटर है जिससे हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आपको एक ग्राफ एडिटर का एक छोटा सा बेसिक ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा इससे पहले हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस को चालू करें। और वो ये है कि जब आप ग्राफ एडिटर में किसी भी प्रॉपर्टीज़ में की लगाते हो और उसमें कोई भी एनिमेशन प्रिंसिपल नहीं लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा जो ग्राफ एडिटर उसमें इस तरह का ग्राफ क्रिएट हो जाता है लीनियर। ये बताता है कि कोई भी चीज़ थी उस वो यहाँ पे उसकी पोजीशन थी और अब सपोज़ यहाँ पे उसकी जो वैल्यू थी वो 0 थी और यहाँ पे उसकी वैल्यू 100 हो गई। तो इसने 0 to 100 एक एनिमेशन क्रिएट कर दिया क्योंकि की फ्रेम लगाया, यानी एक की फ्रेम यहाँ पे, एक की फ्रेम यहाँ पे। सपोज़ मैं एक की और लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अभी 1, 2 और 3 लीनियर की फ्रेम है। इसको हम लोग पोज टू पोज भी कह सकते हैं क्योंकि एक एनिमेशन प्रिंसिपल है पोज टू पोज। और एक तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लॉकिंग कर रहे हैं एनिमेशन की। पहले मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा। देन सपोज़ मैं एक और की फ्रेम ऐड करके मैंने इसको ऐसे कर दिया तो 1, 2, 3, 4 ये 4 पोज बन गए। पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे है, देन अब यहाँ पे आया, देन फिर यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया। तो यहाँ से आप क्या है, पहले एक लीनियर ब्लॉकिंग करके आप अपने एनिमेशन की टाइमिंग देख सकते हैं कि मेरा जो टाइमिंग है वो क्या है। अभी कोई एनिमेशन प्रिंसिपल ना लगाइए, पहले ब्लॉक करिए। ब्लॉकिंग का मतलब पहले मेरा एनिमेशन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, देन फिर दूसरे की फ्रेम में यहाँ पे, तीसरे में यहाँ पे, यानी जो भी आइडिया है आपके एनिमेशन का वो आप लीनियर के थ्रू आप ये एक्सरसाइज करिए। इससे आपको टाइमिंग पता चलेगी उस पर्टिकुलर एनिमेशन की और आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर जो एनिमेशन है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह का लग रहा है। देन उसके बाद आप ब्लॉकिंग के बाद फिर उसमें धीरे धीरे आप एनिमेशन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चालू करो। अब यहाँ पे गलती जो स्टूडेंट वो क्या करते हैं, वो पहले एनिमेट करते हैं, देन F9 प्रेस कर देते हैं कि स्मूथ हो गया, फिर वो की फ्रेम को एडजस्ट करने लगते हैं। देखिए ये तरीका नहीं है। आप इसीलिए मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा कि देखिए पहले किस तरह से लोग अपने एनिमेशन को प्लान करते हैं। आपको अपने एनिमेशन को प्लान करना पड़ेगा तभी आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होगी। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है
जहाँ पे आपको कोई भी ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जो एनिमेटर थे पुराने वो ड्रॉ कर करके एक एक पोज बनाते थे और देन एक एक फ्रेम बनाते थे, देन उसके बीच इन बिटवीन ऐड करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो अभी एनिमेशन बना ये लीनियर है। अब मैं जब मुझे लग गया कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक 9 फ्रेम में या 12 फ्रेम में पहुँच रहा है, और ये यहाँ इस ये 4 1 2 3 4 की फ्रेम के थ्रू, देन अब मैं इसमें एनिमेशन प्रिंसिपल अप्लाई करूँगा कि ये इसका जो फ्लो है वो मैकेनिकल ना लगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्मूथ करना चालू करूँगा जिससे ये क्या ना लगे, मैकेनिकल ना लगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं उसको स्मूथ कर देता हूँ, ये स्मूथ हो गया। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ये टेंजेंट्स जो ये ऐड हुए हैं यही हैं जो हमें कर्व एडिटर में मिलते हैं। तो ये कर्व एडिटर ने क्या किया, सपोज़ मेरा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से यहाँ तक पहुँचा, लेकिन वो किस तरह से पहुँचा, जब वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा था तो उसको उस पे 2 प्रेशर और लगे। सपोज़ यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जब वो यहाँ से निकला तो यहाँ पे सपोज़ स्पीड में था तो उसकी वेलोसिटी 50 थी, देन स्पीड में आया यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 100 हुई, देन फिर यहाँ आया फिर और तेज़ हुई, देन एयर और ग्रेविटी ने उसको स्लो किया, देन धीरे धीरे वो क्या आया यहाँ आया, देन उसके बाद फिर उसकी वेलोसिटी इधर और तेज़ हुई। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अब उसको नीचे और प्रेशर से नीचे ले रही है, और देन एयर उस पर फ्रैक्शन डाल रही है। तो वो किस तरह से अपने फ्लो में, लेकिन इस बीच में जो फ्लो है वो बहुत बार चल, वेलोसिटी 0 थी, 50 हुई, 100 हुई, 70 हुई, देन अगेन 30 हुई, फिर तेज़ आया, फिर वेलोसिटी 100 हो गई और बहुत तेज़ी से फिर यहाँ पे हमारा एनिमेशन ख़त्म हुआ, क्योंकि फिर जो फ्लोर है उसने इसको रोक लिया। तो इस बीच में जब वेलोसिटी में इतने सारे चेंजेस हैं लेकिन हमारे एनिमेशन में बिल्कुल चेंजेस नहीं है, वो स्मूथ रहा। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कर्व एडिटर और मैं इस स्मूथनेस को देख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती, उनके एनिमेशन में जो कर्व है वो कुछ इस तरह से हो रहा होता है, और फिर उनको एनिमेशन में क्या मिलते हैं, जर्क। सेम एनिमेशन था लेकिन जो ग्राफ एडिटर उसमें एनिमेशन में जो ग्राफ एडिटर में जो कर्व बना है वो इस तरह का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेलोसिटी 0 थी, 50 हुई, यहाँ 100 थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक लग गया उसको। देन उसके बाद फिर उसने अपनी स्पीड पकड़ना चालू किया, फिर यहाँ फिर ब्रेक लग गई। तो इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप देखेंगे तो हमारे एनिमेशन में वो फ्लो मुझे मिल ही नहीं पा रहा है। तो आपको ग्राफ एडिटर में इसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को मिलती है आफ्टर इफेक्ट में, और हम लोग इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मैनेज ही नहीं करना आता है, बहुत सारे लोगों को, और उनके एनिमेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जर्क होता है। तो बहुत बार हम लोगों का एनिमेशन बहुत अच्छा होता है, कहीं एक जगह कुछ मज़ा नहीं आ रहा होता तो वहाँ आप बिल्कुल एक पॉइंट में जाके आप देखते हो कि यार यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, चलो इसको ठीक करो। तो आप उसको बिल्कुल ठीक करते हो और आपका एनिमेशन क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और अब देखिए अब आपका एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। यानी सपोज़ आपका एनिमेशन ऐसा था लेकिन किसी एक्सपर्ट को आपने दिखाया, उसने बोला कि नहीं देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इन दोनों को दूर करो, अब आपका एनिमेशन और अच्छा हो गया। तो ये जो प्रोसेस है लीनियर टू नॉन लीनियर का, ये समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आप आफ्टर इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो और अपने टाइमिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में अब हम लोग ग्राफ एडिटर को और डिटेल में समझेंगे। आगे आने वाले एनिमेशंस के लिए ग्राफ एडिटर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ एडिटर बेसिकली जो पूरा टूल है वो हम लोग समझेंगे कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, मैं यहाँ पे P प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को देख सकूँ। यहाँ पे मैं 2 की फ्रेम लगाता हूँ, फ्रेम के बाद मैंने इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कर दी। ये एनिमेशन करने के बाद ये हमारी ब्लॉकिंग हो गई। उसके बाद हम लोगों को ग्राफ एडिटर में जाना पड़ता है, उसके लिए हम लोग शिफ्ट F3 भी प्रेस कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है। और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं।
तो जैसे ही आप ग्राफ एडिटर पे आप क्लिक करते तो हमारे पास ये विंडो आ जाती है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। और क्योंकि अभी हमारा जो एनिमेशन है वो लीनियर है, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ एडिटर में हम लोग अपने लीनियर एनिमेशन को नॉन लीनियर में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ एडिटर में दो टाइप के आपको ग्राफ मिलेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पहला जो ग्राफ है वो है वैल्यू ग्राफ, और देन दूसरा है स्पीड ग्राफ। इन्हीं दोनों ग्राफ्स में हम लोगों को मैक्सिमम वर्क करना पड़ता है। चलिए अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इस टैब में सबसे नीचे यहाँ पे आई बटन पे आएंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आएंगे तो यहाँ पे शो सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें देखिए क्लिक है, तो आप जो भी प्रॉपर्टी में आप क्लिक करोगे वो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखेगा। देन हमारे पास एक सेट बना हुआ है, सो ग्राफ एडिटर सेट। तो अगर सपोज़ मुझे एक ही पैनल में सारे प्रॉपर्टीज़ चाहिए, सपोज मैं शिफ्ट के साथ R प्रेस कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे भी मैं की लगा दे रहा हूँ और सपोज़ मैं इसको भी मैं की लगा दूँ, तो यहाँ पे देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर मैंने रोटेशन सेलेक्ट किया तो रोटेशन की प्रॉपर्टी आ गई, पोजीशन सेलेक्ट किया तो पोजीशन की प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन मुझे दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक ही विंडो में देखना है, तो उसके लिए फिर मुझे ये सेट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक जो स्विच दिया हुआ है, इससे आप ये सेट क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज़ मैंने इसको क्लिक करा तो ये देखिए दोनों प्रॉपर्टी, दोनों को आप एडजस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। यानी आप अगर दोनों पे वर्क करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। एक और ऑप्शन राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि है शो रेफरेंस ग्राफ। ये किस लिए है, मैं अभी इसको हटा रहा हूँ। सपोज़ आप अगर इस प्रॉपर्टी में वर्क कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि रोटेशन पे मैंने किस तरह से कीज़ लगाई, तो आप राइट क्लिक करके सो रेफरेंस उस ग्राफ में क्लिक कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको रोटेशन का भी ग्राफ आपको दिख जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी आप ये एक रेफरेंस है, जैसे गाइड लेयर होता है, तो ये गाइड लेयर की तरह है। आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एडजस्ट करोगे जो आपने सेलेक्ट करी हुई। लेकिन ये जो बगल में प्रॉपर्टी है, ये इसमें आप की नहीं लगा सकते, लेकिन आप देख सकते कि उसमें क्या चेंज हो रहा है। मैं वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ तो मेरा स्पीड में भी चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसमें, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं भी ये हटा दे रहा हूँ। तो ये दोनों ऑप्शन आप समझ गए होंगे। देन हमारे पास आता है फिर ये यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सेम प्रॉपर्टीज़ है। देन यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ग्राफ टाइप है, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट खुद डिसाइड करता है कि मैं किस प्रॉपर्टी में कौन सा ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे दो टाइप के ग्राफ है, वैल्यू ग्राफ और स्पीड ग्राफ। तो आप देखिए मैं एक और प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, रोटेशन ले लेते हैं, पोजीशन, देन स्केलिंग, तीन प्रॉपर्टी ले लेते हैं। आप जैसे कि इसमें यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए ग्राफ अलग अलग दिखेगा। जैसे ही आप रोटेशन क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए स्पीड ग्राफ आ रहा है। देन स्केलिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे अगेन वैल्यू ग्राफ आ रहा है। देन रोटेशन में जाएंगे तो फिर वैल्यू ग्राफ आ रहा है। यानी रोटेशन और स्केलिंग में वैल्यू ग्राफ आफ्टर इफेक्ट चाहता है कि आप इनमें वर्क करो। देन पोजीशन में वो आपको स्पीड ग्राफ दे देता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि मैं किस ग्राफ में वर्क करूँ, जिसमें आपको वर्क करना उसमें करिए, लेकिन दोनों ग्राफ में आप साइमल्टेनियसली अपने एनिमेशन को जाके उसमें छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं और अपने एनिमेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। दोनों ग्राफ अपने में ही इम्पॉर्टेंट है। एडिट वैल्यू ग्राफ में आपका यहाँ पे वैल्यू ग्राफ ओवर टाइम है और स्पीड ग्राफ ओवर टाइम है। यहाँ पे दोनों चीज़ टाइम पे ही डिपेंड करेगी, लेकिन हाँ एडजस्टमेंट के लिए वैल्यू ग्राफ भी अच्छा है और स्पीड ग्राफ भी अच्छा है। देन हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। देन ऑटो सेलेक्ट ग्राफ, ये आप क्लिक रहने दीजिए, इसको सेलेक्ट रहने दीजिए। बाकी आप खुद जाके चेंज कर सकते हो। अगर आपने पोजीशन लिया है और आपको लग रहा है कि मैं इसमें नहीं, मुझे वैल्यू में काम करना है, तो आप वैल्यू में भी जाके वर्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देन आप यहाँ पे और फिर क्लिक करिए और देन हमारे पास है शो ऑडियो वेव फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सपोज़ कोई एनिमेशन कर रहे हैं और यहाँ पे ग्राफ एडिटर में उसका एनिमेशन चल रहा है, तो मैंने यहाँ एक ऑडियो डाला हुआ, आप ऑडियो को क्लिक करेंगे यहाँ पे
और यहाँ पे आप अगर उसका वेवफॉर्म शो करना चाहेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको देख के आप अपने एनिमेशन को भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे सपोज़ ये है और यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना वर्क कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इस पर कुछ भी वर्क करना है तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो ऑडियो इसका वेव फॉर्म है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को या जो भी मैं एनिमेट कर रहा हूँ तो उसमें भी वैसा ही आर्क या वैसा ही कर्व मैं बना सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है जब आप बीट एनिमेशन कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ग्राफ एडिटर में आप ये और अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारा लेयर इन और आउट पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते लेकिन हाँ प्रॉपर्टी है तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको ये बताऊँ, जैसे सपोज़ लेयर का ये हिस्सा हमारा इन होता है और ये हिस्सा हमारा आउट होता है। तो अगर आपको ये देखना है कि हमारा जो लेयर है वो कहाँ से इन और आउट कर रहा है, जैसे सपोज़ यहाँ पे आता हूँ मैं, ये देखिए ये आउट एरिया है, ये इन एरिया है। तो अगर आप ग्राफ एडिटर में वर्क कर रहे हैं और आप चाह रहे हो कि मैं ये भी देख सकूं तो आप देन ग्राफ एडिटर में आके इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेलेक्ट करिए। सपोज मैंने पोजीशन दिया, देन आप यहाँ पे क्लिक करिए और लेयर इन आउट। तो आप देख सकते हैं ये लेयर का आउट है, ये लेयर का इन है, तो ये दोनों चीज़ आपको दिख जाती है। तो एक तरह का रेफरेंस मिल जाता है कि लेयर यहाँ पे ख़त्म है, ये यहाँ से चालू है। तो ये भी यानी एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं इन और आउट, तो ये भी है। देन हमारे पास है लेयर मार्कर। सपोज़ अगर आपने म्यूज़िक के हिसाब से कुछ वर्क किया और आपने कुछ मार्कर लगाए हुए हैं, जैसे मैंने एस्ट्रिक यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, 2-3 मार्कर ऐड कर देता हूँ। और जैसे ही आप ग्राफ एडिटर में आओगे शिफ्ट F3 प्रेस करके और यहाँ पे अगर आपने इन आउट आपको ये हटा दीजिए। सपोज़ मुझे मार्कर देखने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कर भी आ गए। ये देखिए ये 3 मार्कर लगाए हुए हैं आपने। तो ये जो मार्कर हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे क्या वर्क करना है, तो मैं एज अ रेफरेंस उन मार्कर को यूज़ कर सकता हूँ। देन उसके बाद है हमारा टूल टिप। आप देख सकते हैं जैसे मैं ये ऑन करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है यहाँ ये पर्टिकुलर एरिया में कितने पिक्सल्स का एनिमेशन है, और अगर मैं ये ऑफ़ कर दूंगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन ही हट जाएगी। देन हमारा एक्सप्रेशन, अगर कुछ आपको एक्सप्रेशन ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप ऐड करके देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई एक्सप्रेशन तो नहीं लगा। ये टैब वैसे अभी आप बंद भी कर सकते हो। तो ये दोनों टैब हो गए। देन हमारे पास है कि हम लोग सपोज़ इस एनिमेशन को पूरा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए ये बाउंडिंग बॉक्स मिलता है आपको और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो ओवर टाइम। तो ये बहुत अच्छी एक प्रॉपर्टी है इसकी। देन हमारे पास है स्नैपिंग। स्नैपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ मैं रोटेशन में यहाँ पे मैं इसको ईज़ कर लेता हूँ और कुछ भी मुझे चेंज करना है तो अभी देखिए स्नैपिंग ऑन है तो मैं शिफ्ट के साथ स्नैप कर सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी कहीं पे भी होवर करने से आप स्नैपिंग ऑन करें तो ये स्नैप रखेगा आपके एनिमेशन को। तो की फ्रेम के स्नैपिंग के लिए ये ऑन होना ज़रूरी है। देन है ऑटो फिट जूम। ये आपका वाई एक्सेस में जूम करके अगर सपोज़ आपने इधर उधर कुछ कर लिया देन ये आपका फिट कर देगा यहाँ पे। देन 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं और आप चाह रहे हो कि मैं सिर्फ इतने पे वर्क करूँ या सपोज़ इन दोनों की फ्रेम्स में ही मुझे वर्क करना है, देन आप फिट कर सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया को। देन मैं सपोज़ यहाँ पर शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूँगा 2-3 की फ्रेम और लगेंगे। सपोज़ मुझे इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पे ही वर्क करना है तो मैं इसको भी इसको फिट कर सकता हूँ। तो मैं इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ में वर्क कर सकते हैं, या मुझे इन्हीं दोनों में वर्क करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये फिट टू विंडो हो जाएगा। अगर आपको पूरा ओवरऑल फिट टू विंडो करना है तो ये आपके पास है। ये बहुत अच्छा टूल है, आपका पूरा ओवरऑल फिट हो जाता है ग्राफ व्यू। जैसे आपका बड़ा स्क्रीन है तो आप यहाँ से भी फिट टू विंडो कर सकते हैं। देन हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सेपरेट का। तो आप देख सकते हैं पोजीशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे दोनों लॉक है। तो अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक्स और वाई दोनों सेपरेट हो जाएगा। और ये वर्क आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। सेपरेट डायमेंशन यहाँ पे हटा दीजिए। देन हमारे पास और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ अगर आपको यहाँ पे मैनुअली ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। देन दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हैं वेलोसिटी, और यहाँ पे पर्टिकुलर की फ्रेम ईज इन ईज आउट भी लगा सकते हैं आप लोग। देन हमारे पास इंटरपोलेशन। तो बहुत बार क्या होता है जब हमारा सपोज एनिमेशन, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, एनिमेशन में एक फ़्लो मैच होता है। सपोज़ यहाँ से एक फ़्लो चल रहा है और यहाँ पे एक जर्क आ गया, तो बहुत बार हम लोगों का एनिमेशन डिस्टर्ब हो रहा होता, तो वो इंटरपोलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो की फ्रेम इंटरपोलेशन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर मेरा एनिमेशन बेजियर है तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या है, वो कहीं और किसी फॉर्म में लीनियर तो नहीं हो रहा, तो वहाँ जाके आप बेजियर सेट कर सकते हो, तो एक तरह का स्मूथ एनिमेशन आपको मिलेगा। वो चीज़ वो यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे जाके इंटरपोलेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है हमारी वेलोसिटी। तो सपोज़ मैं यहाँ पे इसमें क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं स्पीड ग्राफ में आ रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको 0 करता हूँ, तो और देन यहाँ से भी मैं इसको 0 करता हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, 0 से वो इतने पिक्सल पर सेकेंड ऊपर गया, और देन 700 पिक्सल पर सेकेंड से फिर 0 हो गया। और यहाँ पे आप इन दोनों को क्लिक करें, यहाँ पे आइए और वेलोसिटी में आइए। तो देखिए इसमें वेलोसिटी देखिए, जो आउटगोइंग वेलोसिटी वो तो थोड़ी सी है, लेकिन जो इनकमिंग वेलोसिटी है यहाँ पे वो बिल्कुल कम है, और यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट है तो निकल रहा है। तो मैं दोनों वेलोसिटीज़ को, अगर यहाँ पे 75 मैं इनकमिंग वेलोसिटी करता हूँ और आउटगोइंग वेलोसिटी ये आउटगोइंग वेलोसिटी होगी, ये इनकमिंग। देखिए यहाँ पे टेंजेंट इधर है तो यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, और यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ से मूवमेंट मेरा बाहर जा रहा है, तो इसको आउटगोइंग वेलोसिटी बोलेंगे, इसको इनकमिंग वेलोसिटी बोलेंगे। देखिए मैंने दोनों 75 कर दिया, तो हमारा एनिमेशन देखिए किस तरह हो गया। यहाँ पे आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। तो ये ईज़ इन ईज़ आउट की तरह हो गया। तो ईज़ इन ईज़ आउट की अगर हम लोग बात करें तो इसी तरह की वेलोसिटी हम लोगों को मिलती है जब हम लोग F9 प्रेस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंस, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है, और ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेलोसिटी को आपने इधर कर दिया, देन इसको थोड़ा सा कम कर दिया, तो उस हिसाब का आपको एनिमेशन मिल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है 0 से चालू हो रही है, अप हो रही है, देन अगेन 0 हो जा रही है। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जब मेरा ऑब्जेक्ट आए तो वो ऑलरेडी स्पीड में हो, तो आप यहाँ पे वेलोसिटी जो 0 है, यहाँ पे जो आपका पिक्सल्स हैं वो आप उसको स्पीड में भी कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे ऑलरेडी स्पीड में आएगा, और देन यहाँ पे आके सेटल हो जाएगा। देखिए अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं मोशन ब्लर ऑन कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा स्पीड में है, और यहाँ पे अगर रहेगा तो स्पीड में रहेगा, उसमें ईज़ होगा। तो यहाँ देखिए मैं मोशन ब्लर ऑन कर रहा हूँ, तो अब आप इसको देख सकते हैं। देखिए मैंने मोशन ब्लर ऑन किया इसमें, तो अभी मोशन ब्लर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत यानी एंटिसिपेट कर रहा है ये। देन जैसी स्पीड हुई इसमें, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा स्पीड है इसमें। देन जब ये एनिमेशन ख़त्म होता है तो स्पीड थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये स्क्रीन पे जब आए तभी ऑलरेडी एनिमेट कर रहा हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका स्पीड ग्राफ है वो आपको बता रहा है कि ये स्पीड में है, और देन यहाँ पे आके क्या हुआ, ये सेटल हो गया, ठीक है। फिट करिए इसको, देख सकते हैं। तो वेलोसिटी को समझिए, आप स्पीड को समझिए, डिपेंड करता है कि आप किस पे अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ से एडजस्ट करके आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। देन हमारे पास और भी ऑप्शन है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरपोलेशन और वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए इसको। देन हमारे पास है आप
स्नैपी अगर एनिमेशन बनाना चाह रहे हो तो आप दोनों को होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि मोशन ब्लर ऑन है तो ये दिखेगा। मैं अभी मोशन ब्लर हटा दे रहा हूँ, देखिए कैसा स्नैपी एनिमेशन है। तो बहुत बार हम लोगों को ऐसे एनिमेशन भी चाहिए थे तो हम लोग की फ्रेम को होल्ड कर सकते थे कि होल्ड की फ्रेम करा हुआ है, ये होल्ड। देन हमारे पास फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप होल्ड तो हो गया, जैसे सपोज आपने इसमें ईजी नीज आउट अप्लाई किया हुआ है दोनों में, और आप चाह रहे हो दोबारा लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, तो देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगैन ये यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ। देन आप चाह रहे हो कि आप पर्टिकुलर एरिया में बेजियर ऐड करो, तो आप इसको ऐड करने के बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको, ये आपको टेंजेंट मिल जाएंगे, और देन उसको आप मैनुअली भी ठीक कर सकते हैं। देन इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लीनियर भी कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इन दोनों लीनियर को मैं ईजी नीज आउट कर दूँ। तो देखिए, तो ईजी नीज आउट का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईजी इन यानी इन वेलोसिटी इन और वेलोसिटी आउट, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पीड इन स्पीड आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेंजेंट है बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये है, यानी यहाँ पे स्पीड निकल रही है, यानी ये स्पीड पकड़ रहा है, और देन यहाँ पे ये सेटल हो रहा है, यहाँ से स्पीड आ रही है यहाँ पे। तो इसीलिए इन टेंजेंट्स को समझिए, इसका मतलब है ईज़ इन और इसका मतलब ईज़ आउट। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चाह रहे हो, सपोज मैं इसको इस प्रॉपर्टी को मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके मैं इसको लीनियर कर दे रहा हूँ, और आप चाह रहे हो कि मैं सिर्फ यहाँ से ईज़, आप देख सकते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, ईज़ इन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी आ रही है, और मैं फिर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग, ये भी लीनियर ही है लेकिन स्पीड में आके यहाँ सेटल हो रहा है, तो आप जिसको जितना वो करेंगे, तो मैंने सिर्फ इसमें ये अब अगर आपको दोनों तरफ, क्योंकि एनिमेशन प्रिंसिपल है एंटिसिपेशन, तो ईजी नीड्स आउट के साथ एंटिसिपेशन हो जाता है, तो कोई भी चीज़ रियल वर्ल्ड में मूव होगी तो वो इस तरह से मूव होगी। आप इसको क्लिक करिए और ईजी नीड्स आउट ऐड कर दीजिए, इसी तरह से मूव होगा। फिर देन इसको थोड़ा सा और ग्रेजुअल कर दीजिए, तो थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड से मैच कर जाएगी, देख सकते हैं। तो एक सेटलमेंट मिलता है, स्लो, स्पीड और देन अगेन स्लो, ठीक है। तो यहाँ से ईज़ आउट हो रहा है और यहाँ से इन हो रहा है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप वेलोसिटी देखिए, तो इन्फ्लुएंस क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से भी 75 और 75 कर सकते हैं, देन आपका ग्राफ देखिए, ठीक है। देन हमारे पास ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग एनिमेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू इनको और अच्छे से समझेंगे। मैंने मैक्सिमम चीज़ें सब आपको बता दी हैं जो इसमें ज़रूरी हैं, जिसमें हम लोग काम करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से, जो कि है बाउंसिंग बॉल। देखिए एनिमेशन की सबसे पहली एक्सरसाइज बाउंसिंग बॉल ही होती है लूप में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को सबसे अच्छा समझ में आता है कि टाइमिंग और स्पेसिंग और ईज इन ईज आउट, स्क्वाश स्ट्रेच, एंटिसिपेशन, आर्क, स्टेजिंग, ये सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर इस छोटी सी टाइमलाइन में आप सब कुछ सीख सकते हो कि हम लोग किस तरह से अपने एनिमेशन को प्लान कर सकते हैं। अब सपोज़ ये एक एनिमेशन है और ये आप ये रेफरेंस वीडियो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। सपोज़ जो वेबसाइट मैंने आपको बताई उस वेबसाइट पे भी जाके आप देखोगे तो सबसे पहली एक्सरसाइज बाउंसिंग बॉल की ही है। सपोज़ ये एक्सरसाइज अपने वहाँ से निकाली, वो इमेज आपने यहाँ रखी, और अभी आप बिल्कुल नए हो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से इसको समझूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा टाइमिंग, तो मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप एनिमेशन को प्लान करोगे, किस तरह से रेफरेंस देख के उससे सीखोगे, और किस तरह से धीरे धीरे एक एक
प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करके आप ऐसा एनिमेशन बनाओगे। तो अब सपोज़ ये मेरा एक रेफरेंस है, आप मान लीजिए कि मेरा रेफरेंस, मैं ग्रिड बंद कर देता हूँ, मुझे ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, गाइड बंद कर दीजिए। ये सपोज़ मेरा एक एनिमेशन है जो मैंने डाउनलोड कर लिया और मैंने स्क्रीन पे ले आया है। इस एनिमेशन के बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये देखनी कि ये एनिमेशन पर्टिकुलरली कितने फ्रेम पर सेकंड पे बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो 24 FPS पे है, तो 24 FPS का ये पूरा ओवरऑल यानी 1 सेकंड में 24 फ्रेम प्ले हो रहे हैं। और ये जो है हमारा, ये कितने फ्रेम पे ख़त्म हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये 18 फ्रेम यानी 9 फ्रेम में ये यहाँ पे है, 9 फ्रेम में ये सेम अपनी पोजीशन पे। तो अगर आपको यहाँ से टाइमिंग में प्रॉब्लम है तो आप ये टाइम कोड भी लगा सकते हो। मैं लगाता हूँ ये, और मैं यहाँ पे आप देखिए मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 9 फ्रेम में ये फ्लोर पे आ रहा है, स्क्वॉश कर रहा है, स्ट्रेच करा, और देन उसके बाद कहाँ पे आ गया 18 फ्रेम में। तो ये पूरा 18 फ्रेम का हमारा 24 FPS पे चल रहा है और 18 फ्रेम पे हमारा एनिमेशन ओवर हो गया। अब हमें यही टाइमिंग को अपने एनिमेशन में इम्प्लीमेंट करना और सेम इसी तरह का एनिमेशन बनाना है या इससे मिलता जुलता बनाना है। इसको एज अ रेफरेंस आप लीजिए। तो सपोज़ मेरे पास ये एक बॉल है, एक और इसी के रेफरेंस में एक यहाँ पे एक बॉल है, और मैं थोड़ा सा साइज़ भी इसका कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो है एंकर पॉइंट का। वैसे कोई ज़रूरत नहीं कि आप अभी एंकर पॉइंट यहाँ नीचे करिए, क्योंकि इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला, ये फ्लोर पे टकराएगा यहाँ जाके। जो जब ये नीचे जाएगा तो यही हिस्सा यहाँ पे टकराएगा। तो मेरा जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ ना होके यहाँ पे होगा, तो मेरे लिए ठीक रहेगा। फिर मुझे ऐड ऑन फिर अलग से, फिर अगर मैं ये यहीं पे रखता हूँ एंकर, और फिर मैं यहाँ पे आके अगर अपनी स्केल प्रॉपर्टी में की लगाऊंगा तो ये सेंटर से क्या होगा, स्क्वैच स्ट्रेच करेगा। तो मुझे प्रॉब्लम हुई अगेन, फिर मुझे एक नल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट, फिर मुझे उसको पेरेंट कर। तो इतना काम ना करके अगर आप प्लान कर रहे हो तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप पहले ही वाई प्रेस करिए और यहाँ पे अपना एंकर पॉइंट रखिए, ताकि मैं जब भी स्केल करूँगा तो फिर यहीं से होगा। आप देखिए, और पहले जो स्केलिंग थी वो कहाँ होती, सेंटर से होती। तो अभी के लिए जो मेरा स्केलिंग है मुझे कहाँ चाहिए, वाई प्रेस करिए और यहाँ पे चाहिए। अब देखिए स्केलिंग यहाँ पे, क्योंकि स्केल प्रॉपर्टी में भी की लगेगी। तो ये एक हमारा वर्क हो गया है यहाँ पे। देन हम लोगों को, अब हम लोग एनिमेशन में चलते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब एनिमेशन में चलते हैं। तो एनिमेशन हम लोग पता 18 फ्रेम का एनिमेशन है, और हम लोग पी प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन है, और ये जो हमारी पोजीशन है, ये हमारी पोजीशन है एक्स होती है। इस चीज़ को समझिए, देखिए ये एक्सेस है हमारी, तो ये हमारी एक्स पोजीशन है, ये हमारी वाई पोजीशन। तो अभी जो एनिमेशन हो रहा है वो वाई पोजीशन में हो रहा है, ना कि एक्स में। तो हम लोगों को एक्स में की लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पोजीशन में राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए सेपरेट डायमेंशन है। बहुत सारे लोग यहीं पे की लगा देते, तो दोनों में की लगी रहती है, जबकि हम लोग एक ही पोजीशन को एनिमेट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है एनिमेशन में। देखिए जैसे सपोज़ यहाँ पे एक मैंने की लगाई, देन मैं यहाँ पे गया और मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ले आया, ये दूसरा मेरा की। और फिर तीसरा क्या, जो यहाँ पे पोजीशन थी क्या थी, उसी को मैं कॉपी करता हूँ। टर्म तो कॉपी पे। देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हम लोग को सॉफ्टवेयर में, कि हम लोग बहुत जल्दी ये वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया, आपने दोनों में की लगा दी है। आप देख सकते हैं पोजीशन में एक्स वाई दोनों में की लग गई है। और अब ये देखिए स्विच है यहाँ पे ग्राफ एडिटर का, इसमें क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए वाई में तो आपका की लगी है, आपका एक्स में भी की लग गई है अननेसेसरी है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है हम लोगों को। इसीलिए जब भी हम लोग स्टार्टिंग में प्लान करें, तो मुझे पता है अभी मैं एक्स एक्सेस पे एनिमेट कर रहा हूँ, फिर बाद में अगर वाई एक्सेस में एनिमेशन है, मेरा पूरा जो भी एनिमेशन है वाई एक्सेस में है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी कि मैं एक्स में भी की लगाऊं। तो इसीलिए राइट क्लिक करिए इसमें और यहाँ पे देखिए सेपरेट डायमेंशन है। तो अब मेरा बेसिकली मुझे एक्स पे काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ वाई पे काम करना है। तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ आप किसी भी प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर्टी हट जाती है वहाँ से, यानी वो विजिबल नहीं रहती है।
तो एक छोटा सा शॉर्टकट है। अभी मुझे वाई पे वर्क करना है तो मैंने वाई किया। अब देखिए मैं ब्लॉकिंग करता हूँ पहले, और मैं सीधे आपको जो मैंने अभी प्रीवियस आपको समझाया वो मैं दिखाता हूँ। ये मैं कहाँ आ गया, ग्राफ एडिटर में आ गया। अब आपको यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ आइए, इधर आइए। देन उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, 9 फ्रेम में, क्योंकि मुझे पता है 9 फ्रेम पे ये कहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है। देन उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, 18 फ्रेम पे। ऊपर देखिए 9 है, 18 फ्रेम पे ये कहाँ पे है, जहाँ पे ये है। इसको कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वो डिजिट ऐड कर सकते हैं। देखिए अब ये देखिए ये लीनियर एनिमेशन बन गया है यहाँ पे। समझिए इसको, ग्राफ एडिटर को। एनिमेशन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एनिमेशन तो मिल गया मुझे 18 फ्रेम का, देख सकते हैं मिल गया। और अब मुझे इसमें एनिमेशन, मेरा जो टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये भी क्या लीनियर एनिमेशन है, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं, बिल्कुल रोबोटिक एनिमेशन है बिल्कुल। और मे बी कहीं जैसे सपोज UI UX में आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा वर्क करते हो तो मे बी आई कैन ऐसे लीनियर ही एनिमेट कर रहा हूँ। उसके लिए अगर सिर्फ अगर टाइमिंग की बात करें तो बहुत अच्छी टाइमिंग है, लेकिन आजकल UI UX में बहुत ज़्यादा एनिमेशन प्रिंसिपल का यूज़ हो रहा है, उनको स्मूथ ही एनिमेशन चाहिए रहता है। तो अगर अब इस लीनियर पर्टिकुलर एनिमेशन, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग और मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल रही थी, अब मुझे इसमें स्पेसिंग ऐड करनी है और मुझे ऐड करने हैं ये एनिमेशन प्रिंसिपल। तो आप देखिए एनिमेशन प्रिंसिपल जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा जो एनिमेशन है वो ये अब मैं इसको यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर हमारा एरिया है यही हमारा क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर। अभी हम लोग क्या एनिमेट का, यही एनिमेशन हमारा क्या हो जाता है, लीनियर एनिमेशन है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एनिमेशन है ये भी लीनियर है। और देन ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो गया, ये नॉन लीनियर है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है उसके ग्राफ का, उसके कर्व का। अब देखिए ये लीनियर है, और देन अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो देखिए क्या है, नॉन लीनियर है। इसका आर्क देखिए इसमें। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने एनिमेशन को और अच्छा कर सकते हैं। इसको हटाइए, एनिमेशन प्रिंसिपल धीरे धीरे हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे एनिमेशन प्रिंसिपल है, इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एनिमेशन है कैसा। देखिए ऊपर ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है। जैसे ही मैं इस लीनियर एनिमेशन में ये एनिमेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दूंगा ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसका हम लोग एनिमेशन देखेंगे तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ये रियल वर्ल्ड पे इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक होल्ड होना चाहिए, देन धीरे धीरे एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, देन फिर यहाँ पे फ्लोर पे आके ये सेटल होना चाहिए। इसी को हम लोग ईजेस बोलते हैं, ईज इन ईज ऑर्डर। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट में ईज इन ईज ऑर्डर डालोगे वहाँ पे एंटिसिपेशन अप्लाई हो गया। ठीक है, तो देखिए मैं किस तरह से मैं इसको क्लिक करता हूँ और देन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, ऑटो ब्रेजियर। इसमें क्लिक कर दिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे क्लिक करिए और देन यहाँ क्लिक करिए। तो हमारे तीनों में क्या आ गए, हम लोगों को टेंजेंट मिल गए, ताकि हम लोग उस एनिमेशन को क्या कर सकें और अच्छा कर सकें। तो पहले मैं इसको नीचे करता हूँ, होल्ड करता हूँ। आप देख सकते हैं ये होल्ड है। अभी इतनी एरिया में ये क्या है, जो हमारा एनिमेशन वो होल्ड है, धीरे है। देन स्पीड पकड़ेगा और देन फिर नीचे आएगा। देन हमारे पास यहाँ पे भी मैं जब ऊपर जाए तो ये स्पीड ना पकड़े। देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए हम लोगों ने जैसे ही ये अप्लाई किया हमारे पास कितने प्रिंसिपल अप्लाई हो गए। टाइमिंग स्पेसिंग इसमें ऐड हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि मैं स्पेसिंग दिखा सकूँ आपको। आप देख सकते हैं इन इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप ध्यान से देखें,
अब इसको आप ध्यान से देखिए, छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये बेसिकली हमारी स्पेसिंग है फ्रेम के बीच में। तो जहाँ पे स्पेसिंग, जहाँ पे डॉट्स बिल्कुल पास पास हो जाएंगे, वहाँ पे ईज़ होता है, ईज़ इन ईज़ आउट इसी को बोलते हैं। तो जितने ज़्यादा फ्रेम उतनी ज़्यादा स्मूथ, उतना ज़्यादा स्लो होगा एनिमेशन, और जहाँ पे फ्रेम के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो जैसे ही आपने, इसी को हम लोग ईज़ इन ईज़ आउट बोलते हैं, जैसे ईज़ इन ईज़ आउट हम लोगों ने कर दिया, जो हम लोग F9 राइट लेकर गए, F9 प्रेस करते थे, दिखा रहा हूँ, जो राइट क्लिक करा आपने और यहाँ पे आया और यहाँ ईज़ इन ईज़ आउट, वो यही है। लेकिन इसको समझिए, यहाँ इसका क्या मतलब है, ये स्लो है, देन ये बहुत फास्ट हुआ, देन इस आर्क के हिसाब से यहाँ पे भी स्मूथ है, जबकि फ्लोर पे अगर कोई चीज़ आएगी तो वो बहुत स्मूथनेस के साथ नहीं आएगी, क्योंकि ग्रेविटी भी उसको क्या कर रही है, ग्रेविटी भी उसके साथ लग रही है। तो अभी हम लोग इसको और रिफाइन करते हैं। तो हम लोगों ने अभी टाइमिंग, स्पेसिंग, एंटिसिपेशन, ईज और आर्क ऐड कर दिए। अब हम लोग धीरे धीरे इसमें स्कॉच एंड स्ट्रेच भी ऐड करेंगे, देन हमारा जो एनिमेशन है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग उसके ग्राफ को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, अभी इसको हम लोग देखेंगे, हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखिए ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पे आ रहा है तो उतना स्टिफनेस नहीं है, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये फ्लोर से किसी टकरा रहा है। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है, जबकि ऐसा नहीं, ये ग्राफ बता रहा है ये ठीक नहीं है। आप जब भी इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एनिमेशन है अभी परफेक्ट नहीं है, जबकि टाइमिंग के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी स्पेसिंग को और अच्छा करते हैं, क्योंकि एनिमेशन इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग एंड स्पेसिंग। जितना अच्छा आपने वो कर लिया, बस आपका एनिमेशन अच्छा हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, मैं येलो कर दे रहा हूँ, हाँ आप दिख रहा होगा। तो इधर आइए, अब देखिए यहाँ पे मैं जितना ये देखिए, जितना मैं इसको ऊपर यहाँ जितना स्मूथ करूँगा, यहाँ पे फ्रेम्स क्या होंगे, ज़्यादा पास होगा। ये देख सकते हैं, यही बहुत स्लो हो गया है। और जैसे ही हम लोग यहाँ नीचे आएंगे, इस जगह आ रहा है तो यहाँ पे भी स्लो हो रहा है, जबकि हम लोगों को यहाँ पे स्लो नहीं चाहिए। इधर देखिए, हम लोग यहाँ नहीं चाह रहे कि ये मुझे लग रहा है ये बहुत तेज़ी, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे कर रही है। यहाँ पे भी फ्रेम देखिए क्या है, बहुत आस पास है, ये नहीं चाहिए मुझे। तो वी प्रेस करिए और इसको कम करिए। देखिए अब तेज हो गया ये, ठीक है। और देन इस पर भी क्लिक करिए और इसको ऐसे करिए। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे फ्रेम बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत स्लो ये नीचे आएगा, बहुत स्पीड पकड़ेगा, और यहाँ बहुत तेज़ी से इसका इम्पैक्ट हो, ग्रेविटी बहुत तेज़ी से इसको निकलेगा। इससे इसका वेट समझ में आ रहा है कि ये किस वेट का है, लेकिन अब जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। देन मैं इसको भी अब थोड़ा सा स्लो कर दे रहा हूँ। देखिए इसको देखिए, ये यहाँ पे है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी यहाँ पे रहे। तो अब जो मेरा ग्राफ बना है तो आप देख सकते हैं। अब ये कितना अच्छा है ये तो मुझे एनिमेशन को देख के ही पता चलेगा। चलिए अब हम लोग अपना एनिमेशन चेक करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसकी वाई प्रॉपर्टी को एनिमेट किया है और उसमें कुछ एनिमेशन प्रिंसिपल हम लोगों ने इसमें लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये जो लीनियर एनिमेशन है, अब ये लीनियर नहीं, अब ये नॉन लीनियर एनिमेशन हो चुका है। अब हम लोग इसमें एक और प्रॉपर्टी को एनिमेट करेंगे, जिससे हम लोग इस एनिमेशन को बेसिकली स्कॉच और स्ट्रेच और इसमें हम लोग अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों को इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को एनिमेट करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं वाई प्रॉपर्टी को हम लोगों ने एनिमेट किया है।
अब हम लोग इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच एंड स्क्वॉश को ऐड करेंगे, जो कि हमारा एनिमेशन प्रिंसिपल है, आपको पता है। तो वो अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसकी एक प्रॉपर्टी को एनिमेट किया, और जो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने एनिमेट करी है वाई प्रॉपर्टी, उसमें हम लोगों ने एनिमेशन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है, जिसमें हम लोगों ने टाइमिंग और स्पेसिंग को समझा कि इनके बीच में जो टाइमिंग और स्पेसिंग है वो क्या है, उसको हम लोगों ने समझा। हम लोग जैसे ही हम लोगों ने टाइम स्पेस को समझा, हम लोगों ने अपनी टाइमिंग निकाली, उसके अंदर हम लोगों ने स्पेसिंग करी, तो हम लोगों ने उसमें एंटिसिपेशन और ईज़ और एक आर्क हम लोगों ने कोशिश करी है कि इसके ग्राफ में आर्क है। अभी इस एनिमेशन में कोई आर्क नहीं है, वो अभी हम लोग जब इसका वाइप पोजीशन भी हम लोग एनिमेट करेंगे तो हम लोगों को और इसमें कितना स्मूथनेस ला सकते हैं इस एनिमेशन में, वो हम लोग देखेंगे। तो मैं बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटे नहीं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब हम लोग इसमें स्क्वैश और स्ट्रेच को हम लोग ऐड करना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर मैंने इसमें स्क्वैश और स्ट्रेच ऐड नहीं किया तो यहाँ पे हम लोग एक प्रिंसिपल और दे सकते हैं, मास और वेट। तो इसका मतलब है ये जो बॉल है इसके अंदर इतना वेट है, या ये इस बॉल के अंदर वेट है, क्योंकि जितना इसके अंदर वेट है उस हिसाब से ये रिएक्ट करेगी। और इस फ्लोर पे जैसे ही ये लगेगी, जैसे ही ये इस फ्लोर पे आ रही है तो ये इतना बाउंस किया। वेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको जज करेंगे कि ये कितना हमारा बाउंस करेगी। सपोज़ ये टेनिस बॉल है तो ये काफ़ी ऊपर तक बाउंस करेगी, लेकिन अगर ये कोई हैवी कैनन बॉल है तो ये इतना ऊपर बाउंस नहीं करेगी। तो ये हम लोग आगे वाली एक्सरसाइजेज में देखेंगे। तो यहाँ पे न्यूटन का लॉ लगता है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो हमारा इम्पैक्ट है वो किस तरह का होगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रिएक्शन। और आप इसमें न्यूटन का जो इनर्शिया है आप उसको भी समझ सकते हैं। देन हमारा जो न्यूटन का जो फॉर्मूला है जिसमें हम लोग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं, तो जितना आप फोर्स से नीचे आ रही है बॉल, लेकिन उसका मास कितना है और उसका एक्सेलरेशन कितना है, उस हिसाब से फोर्स डिसाइड होता है, या उस हिसाब से आपका मास या एक्सेलरेशन डिसाइड होता है। तो इन चीज़ों को, ये बेसिक सा फिज़िक्स, बिल्कुल एनिमेशन में फ़िज़िक्स लगती है, तो आप को वो चीज़ भी समझनी पड़ेगी। और हम लोग यहाँ पे वो चीज़ बहुत आराम से कर्व एडिटर से मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें स्क्वॉश और स्ट्रेच को भी ऐड करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अगर मेरा रेफरेंस है तो ये यहाँ से स्ट्रेच होना चालू हो गया, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे कीजिए तो ये थोड़ी सी क्या स्ट्रेच हुआ। तो मैं कंसीडर करता हूँ ये बॉल भी कुछ ऐसे ही है, और यहाँ पे ये स्क्वॉश हुई और देन अगेन ये स्ट्रेच होके। तो जितने भी बिगिनर है वो एक एक स्टेप फॉलो करके, एक किसी चीज़ को रेफरेंस करके भी यहाँ पे अपना वर्क कर सकते हैं। देन धीरे धीरे उनको ये समझ में आ जाएगा कि टाइमिंग कैसी है, कोई भी प्रॉपर्टी हम लोगों को किस तरह से एनिमेट करनी है, और वो यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को अपने मोशन ग्राफिक्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे स्केलिंग पे वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसका जो स्केलिंग प्रॉपर्टी है इसको देख रहा हूँ। तो देखिए बेसिक अभी यहाँ मैंने ये स्केलिंग में ये लॉक लगा हुआ था, मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे स्केलिंग की जो पोजीशन है देखिए वो एक दूसरे से लिंक रहती है। यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेट डायमेंशन करके एक्स वाई को अलग अलग करा, लेकिन यहाँ स्केलिंग में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इक्वल इसकी स्केलिंग कर देते हैं हम लोग 90-90, और हम लोग इसी में की लगाते हैं। तो यहाँ पे पहली की लगेगी हमारी, ब्लॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ से स्ट्रेच होना चालू होगा। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक की लगेगी। देन उसके बाद हमारा कुछ फ्रेम के बाद यहाँ पे एक की लगेगी। देन जो हमारा मेन जो एनिमेशन जहाँ तक गया यहाँ पे की लगेंगी। तो ये जो कीज़ हैं यहाँ पे भी आप सेट करते हैं। देखिए स्ट्रेच जो है वो यहाँ से होना चालू हुआ है और देन उसके बाद यहाँ तक ये नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ गया। तो हम लोग इन दोनों की फ्रेम को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं। अब जो भी वर्क होगा हम लोग इसके बीच में, इन बिटवीन में ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो, तो अब मैं ये लॉक हटा रहा हूँ क्योंकि ये x है और ये y है। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर मैं इसमें की लगा रहा हूँ यहाँ पे आप देखिए अभी एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ से की हटाऊँगा यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 हो जाएंगी।
जिनको मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ये सेपरेट भी नहीं हो रही है कि हम लोगों को तो हम लोगों को इसी में ये मैनेज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा स्ट्रेच हो यहाँ पे। तो यहाँ अगर मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ तो देखिए कोई स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो मुझे ये प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी, और मैं चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 60 कर दिया। और जब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी सरफेस को या किसी बॉल को अगर आप वो उसके वॉल्यूम को स्ट्रेच या स्क्वैश कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको एक ही एक्सेस को यहाँ पे कम करना, अगर आपने इसको कम किया तो आपको इसको बढ़ाना भी पड़ेगा ये। तो ये एक परफेक्ट तरीका है। बहुत सारे लोग एक प्रॉपर्टी एनिमेट कर देते हैं बस, यानी एक प्रॉपर्टी को छेड़ देते हैं बस हो गया उनका, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ से स्ट्रेच होना चालू हुआ और यहाँ पे ये स्क्वैश होगा, तो अब देखिए यहाँ से दोबारा वहीं हो गया। तो अभी हम लोगों ने जो डिजिट यहाँ पे देखिए 60 और 110 किया है, तो यहाँ पे आएंगे तो ये जो 60 था इसको या तो आप 110 कर लीजिए और इसको दोबारा 60 कर लीजिए, तो ये सेम चीज़ हो गई। आप देखिए तो जो उसका मास है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ अंदर ही बॉल में, क्योंकि मैं स्ट्रेच एंड स्क्वैश कर रहा हूँ यहाँ पे आई, और देन दोबारा यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। तो ये हमारी ब्लॉकिंग हो गई है, और देन जैसा था हमारा बॉल वैसा हो गया है। थोड़ा सा अलग एनिमेट हुआ क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है इससे, और मैंने अभी इसमें जो स्कॉच और स्ट्रेच है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं किया है। और ऑब्वियस सी बात है इसका जो हमारा कर्व है और जो इसका कर्व है वो बेसिकली आप देखेंगे तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। दोनों में अगर मैं दोनों सेम कर दूंगा तो एनिमेशन भी दोनों सेम होगा, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कुछ हम लोग नेक्स्ट अलग एक्सपेरिमेंट भी करें। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ब्लॉकिंग हुई है, और ये हमारा यहाँ पे वैल्यू ग्राफ है। तो अभी अगर मैं एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर लेंगे, ईज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, और मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्मूथनेस कर देगी, तो ग्राफ जो है बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई भी जर्क नहीं, और यही हम लोग चाह रहे थे। यहाँ पे आप आके बेसिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आप चाह रहे हो कि और स्मूथ हो, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और इनको भी हम लोग और आगे की एक्सरसाइज में और अच्छे से डिटेल में, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी आप सिंपल सी एक्सरसाइज देखिए। तो देखिए स्ट्रेच एंड स्क्वैश भी हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस वैल्यू ग्राफ का स्पीड ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो ये इसकी स्पीड है, देखिए स्पीड यहाँ पे फास्ट हो रही है, और देन स्पीड स्लो हुई, यहाँ पे बहुत तेज़ हुई, इम्पैक्ट करा इसने, और देन फिर ऊपर गया बहुत तेज़ी के साथ, और देन फिर धीरे से क्या हो गया, स्लो हो गया। तो ये स्पीड ग्राफ बिल्कुल ठीक है, स्मूथ है, कोई जर्क नहीं है। ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इसका मतलब ये फ्लोर पे हमारा इम्पैक्ट हो रहा है। तो स्पीड ग्राफ बिल्कुल ठीक है। तो जब भी आप वैल्यू ग्राफ में काम करें तो एक बार स्पीड ग्राफ भी जाके देखें, क्योंकि बहुत बार हम लोग का एनिमेशन बिल्कुल ठीक है लेकिन स्पीड ग्राफ में कहीं ना कहीं किसी कर्व में कोई ना कोई जर्क होता है, तो उसको भी जाके एडजस्ट करें तो एनिमेशन आपका और अच्छा हो जाएगा। तो अब हम लोग इस एनिमेशन को देखते हैं। तो देखिए परफेक्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें मोशन ब्लर नहीं ऐड कर रहा हूँ। मोशन ब्लर बेसिकली जब हम लोग फाइनल आउटपुट निकालेंगे तो हम लोग मोशन ब्लर ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ आप एक एक फ्रेम देखें इसमें। इसको हाइड कर दीजिए, और मैं कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये जो भी इसका आउटलाइन थी वो हाइड हो जाए, तो अब ताकि मैं अपने एनिमेशन को और अच्छे से देख सकूँ। तो आप एक एक चीज़ को यहाँ पे देखिए, परफेक्ट इम्पैक्ट है, और इसका जो इम्पैक्ट है इस पर्टिकुलर बॉल का वो इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा बाउंस कर रही है। तो ये अगर ज़्यादा बाउंस कर रही है इससे, तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और ये जो प्रॉपर्टी है जो कि हम लोगों ने 110 करी हुई है, तो मैं इसको 115 कर ले रहा हूँ, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 55 पे, और थोड़ा करिए 50 पे करिए, या मैं इसको 45 कर देता हूँ,
और इसको 120 कर लेता हूँ। तो अब आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसका बाउंस इससे अलग था। तो एक एक फ्रेम जाके चेक करिए, तो इसका जो सेटलमेंट है वो थोड़ा सा अलग होगा। और अगर किसी वेलोसिटी के साथ किसी फ्लोर पे जाके कोई चीज़ टकरा रही है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा आपको न्यूटन लॉ के हिसाब से। तो अब हम लोग क्योंकि अभी हम लोगों ने जो एनिमेट किया है वो हम लोगों ने एक एक्सेस पे किया है बाउंसिंग बॉल को, अब हम लोग ऐसे ही और दोनों एक्सेस पे काम करके देखेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक जो एनिमेशन है, यहाँ पे जो हमारा बॉल है वो एक्स और वाई दोनों एक्सेस में यहाँ पे एनिमेट कर रहा है सॉफ्ट बॉल विद लेस स्कॉश। अब देखिए लेस स्कॉश का मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज करी है, यहाँ पे जो हमारे बॉल की प्रॉपर्टी है वो अगर आप देखो तो ये बॉल स्ट्रेच कर सकती है, स्क्वॉश कर सकती है, यानी जो बॉल है काफ़ी फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये जो हमारी बॉल है यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो स्क्वॉश है उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो यानी इस बॉल का जो ओवरऑल सरफेस है वो काफ़ी हार्ड है। तो यही से हमारा जो दूसरा पोर्शन जो वो इम्पॉर्टेंट चालू होता है कि आप किस मटेरियल, आप किस प्रॉपर्टीज़ में काम कर रहे हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, और उससे हम लोग पता चलता है उसका मास और वेट कैसा है, क्योंकि मास और वेट के अकॉर्डिंग आपका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर इसमें अगर मैं टाइमलाइन ऐड करूँगा, टाइमिंग पे आइए, यहाँ पे ऐड करिए, तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा ओवरऑल यहाँ पे एनिमेशन है जहाँ पे बॉल आई फ्लोर से आके यहाँ पे रुक गई। तो ये एक तरह से 30 फ्रेम का एक एनिमेशन है, ये देख सकते हैं 30 फ्रेम का एनिमेशन है, जबकि हम लोगों ने अभी जो बाउंसिंग बॉल करी वो 18 फ्रेम का था। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से आप फ्रेम डिसाइड करते हो कि आपका जो एनिमेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वो एनिमेशन आ रहा है, सेटल हो रहा है, तो हमारे फ्रेम्स बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग को फ्रेम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमारी टाइमिंग। जितना ज़्यादा आप प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट करोगे उतना आपको टाइम चाहिए, उतना आपको स्पेजिंग समझना पड़ेगा, उतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक बाउंसिंग बॉल बताऊंगा जो दोनों एक्सेस में आप एनिमेट कर सकते हो और अपनी टाइमिंग को और अच्छा कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा फ्लोर है जहाँ पे मैं अपना एनिमेशन करूँगा, और अब ये जो बॉल है ये एक्स और वाई दोनों में एनिमेट करेगी। तो इसको किस तरह से प्लान करेंगे, सबसे पहले पी प्रेस करिए और इसको सेपरेट कर लीजिए, और मैं 24 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से काम करना चाह रहा हूँ। तो राइट क्लिक करिए, 24 फ्रेम पर सेकेंड पे काम करेंगे हम लोग एनिमेशन प्रिंसिपल के साथ। और सबसे पहले हम लोग ब्लॉक करते हैं, ये हमारा स्क्रीन से आउट है और ये हमारा वाई एक्सेस है। तो सबसे पहला की फ्रेम यहाँ पे, देन हम लोग क्योंकि 9 फ्रेम नहीं, अब हम लोगों को कम से कम 12 फ्रेम चाहिए, और हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, फ्लोर पे आ जाएंगे, राइट क्लिक करिए, और ये जो एनिमेशन है इसमें हम लोग यहाँ पे 30 कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ आने में 9 फ्रेम लगे और 12 फ्रेम लगे, और देन उसके बाद क्योंकि हम लोगों को ये यहीं रखना है अभी, बस आप ये 2 की फ्रेम लगाइए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे हम लोग ये वाला एनिमेशन। और देन उसके बाद क्राफ्ट एडिटर में आ जाइए, यहाँ पे आइए, और देन अपने इसको स्मूथ करिए, और अब हम लोग इसको एनिमेट करके देखते हैं। फिट कर लीजिए, देख सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल ईज़ इन और ईज़ आउट हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, जब कोई चीज़ स्क्रीन पे इन होगी बहुत तेज़ी से आएगी। देखिए इसमें जो अंदर इन बिटवीन्स लगे हुए हैं और इन बिटवीन से उनका जो
डिस्टेंस है वो बहुत इक्वल है, ये लीनियर एनिमेशन की तरह है, इतना इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग स्क्रीन से इन करेंगे तो हमारा बहुत फास्ट होगा मूवमेंट, और यहाँ पे फिर वो सेटल होगा आके, तो हम लोग को हिट भी करना है। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको मैंने यहाँ पे जो फ्रेम लिए है 12 है, तो मैं इसको थोड़ा सा और कम कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसकी। देन उसके बाद ये देख सकते हैं, राइट क्लिक करिए और वैल्यू ग्राफ में आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्पीड तो जो था, मैं वैल्यू, क्योंकि मैं वैल्यू पे वो काम कर रहा हूँ तो मैं वैल्यू ग्राफ में आता हूँ। तो यहाँ देखिए ईज़ इन ईज़ आउट हो रखा है यहाँ पे, तो मुझे ईज़ इन ईज़ आउट नहीं चाहिए, मैं इसको ऊपर करता हूँ या मैं इसको ऐसा करता हूँ। देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे आए तो बहुत तेज़ी से हिट करे। देखिए अलग तरह का एक फील दे रहा है ये एनिमेशन। देखिए दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं। तो सिर्फ इस ग्राफ को सेट करने से ये हुआ। तो राइट क्लिक करिए इसमें और देखिए इसकी वेलोसिटी को हम लोग ज़रा देखते हैं कि क्या है। तो आप देख सकते हैं जो इनकमिंग वेलोसिटी वो 33% है और जो आउटगोइंग वेलोसिटी वो 38% है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो मैं बढ़ा सकता हूँ, सपोज़ मैं इसको 50 कर दूँ, और जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो 20 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं एनिमेशन और अलग हो गया, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट मुझे सही करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ और फास्ट हो ये। कुछ फ्रेम और कम करते हैं, लेकिन बहुत तेज़ हो गया। तो यहाँ से आप अपने टाइमिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये कितने फ्रेम हैं, ये हो गए हमारे 9 फ्रेम, देख सकते हैं। देन उसके बाद अब ये धीरे धीरे सेटल होगा। यहाँ पे आया 9, 1 2 3 4, पेज अप पेज डाउन से मैं ये कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 फ्रेम में मैं यहाँ पे कंट्रोल से क्लिक करते हैं फ्रेम। 1 2 3 1 2। तो ये देखिए मैंने ये की फ्रेम में यहाँ पे ऐड कर दिए। और अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ इस ग्राफ को सेट करूँगा। सिर्फ मुझे इस पॉइंट को सेट करना है। ये एक बग है यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में, कभी कभी ये टेंजेंट मैं इस पर काम कर रहा हूँ ये भी स्मूथ हो जाता है, तो बार बार आपको कंट्रोल जेड करके दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे एनिमेशन ग्राफ बहुत तेज़ था, धीरे धीरे स्पीड, ये जो है ये आप, ये हिस्सा जो है ये आपको बता रहा है कि कितना ऊपर जाएगा। आप चाहते हो कि ज़्यादा ऊपर ना जाए तो आप इसको और स्मूथ कर सकते हो। देख सकते हैं। देन ये लीनियर है यहाँ पे, तो इसको आप थोड़ा सा और वो करिए, करिए। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्या एनिमेशन बना। ये फ्लोर है जिसमें बॉल आई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर धीरे हुई, फिर धीरे हुई, धीरे धीरे, एक तरह का ऑसिलेशन मूव है। धीरे धीरे आप इसको सेटल कर रहे हो और यहाँ पे ये फिर सेटल हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं तो ये एनिमेशन किस तरह का हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है। देन अब हम लोग यहाँ पे पी प्रेस करते हैं, एक्स एनिमेशन आ गया। इसको क्लिक करिए और ये देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को ऑन रखिए
और यहाँ पे क्लिक करिए तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ आ जाएंगी। यहाँ पे आइए और ये एनिमेशन यहाँ पे कहीं ख़त्म है। तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस को टच कर रहे हो, वाई पे आपने ऑलरेडी एनिमेशन कर दिया है। तो आप सिर्फ अभी क्या करिए, इसको यहाँ पे लेके आइए और यहाँ आइए और ये यहाँ से यहाँ पे ले आइए सपोज़। तो आप देख सकते हैं, इसको देखेंगे तो ये भी लीनियर है। मैं अभी ये हटा दे रहा हूँ रेफरेंस ग्राफ के लिए। लीनियर है तो इसको इतना लीनियर नहीं रखना है। यहाँ पे आप टेंजेंट लेके आइए और इसको हल्का सा स्मूथ रखिए, ज़्यादा नहीं। देख सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग एनिमेशन प्रिंसिपल को अपने लीनियर एनिमेशन में अप्लाई करते रहेंगे, हमारा जो एनिमेशन है वो थोड़ा रियलिस्टिक होता रहेगा। अभी यहाँ पे आके सेटल हो रहा है, बहुत स्टिफनेस है इसमें। इधर आइए, ये देख रहे हैं, ये तो बहुत स्टिफनेस है। इसको हम लोग और अच्छे से सेटल करते हैं। ये देख रहे हैं, थोड़ा फ्रेम दीजिए इसको ताकि आराम से देख रहे हैं, और हो सके तो 1-2 फ्रेम। फ्रेम ज़्यादा रखने हम लोगों को यहाँ, ताकि स्मूथ रहे। आप देख सकते हैं, तो ये 30 फ्रेम का एक एनिमेशन है, जिसमें जो बॉल है उसका जो मास और वेट है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि एनिमेशन जिस तरह से है उसका बॉल का जो मास और वेट दोनों समझ में आ रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो पोजीशन है, यहाँ पे ये जो सेट हो रहा है हल्का सा आगे भी जाए, तो एक दो पोर्शन आप यहाँ हल्का सा आगे कर सकते हैं। ऑटो एनिमेशन करिए, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ऑटो पे दिया। सेटल हो ये थोड़ा सा, एक दो की फ्रेम ऐड करने से आपका एनिमेशन जो है वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया। देख रहे हैं, सिर्फ एक की फ्रेम मैंने ऐड किया है और यहाँ पे सेटलमेंट हो गया, क्योंकि ईज इन ईज आउट के बाद धीरे से एंटिसिपेशन में क्या होता है, धीरे से सेटलमेंट होता है। ये देखिए, ये इस तरह का सेटलमेंट है जो हम लोग यहाँ चाह रहे हैं कि इस पे हो। ये देखिए, तो आप जितना इसको सेटल करना चाहोगे उतना आप सेटल कर सकते हो। जितना आप फ्रेम इसमें दोगे उतना फ्रेम यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा नीचे करिए, ये देखिए, तो यही सेटलमेंट मैंने वहाँ पे गेन में दिया है कि मैं पहुँच जाऊँ और इसको फ्रेम्स मिले सेटल होने के लिए। तो आपके छोटे छोटे चेंजेस क्या हैं, आपके जो एनिमेशन है उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं। देखिए, ग्राफ एडिटर की फ्लेक्सिबिलिटी तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझा पाऊँ। तो आप बॉल एनिमेशन से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
अब मैं आपको और भी एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा और भी टेस्ट दिखाऊंगा जिससे आप और इस चीज़ को इम्प्रूव करो, तो आप लोग इन एक्सरसाइजेस के थ्रू अपना एनिमेशन और अच्छा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ टाइमिंग फॉर एनिमेशन। और अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा उसको अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइजेस के थ्रू और जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट उसके थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हम लोग छोटे छोटे असाइनमेंट से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये पूरा कंप्लीट असाइनमेंट है, जिसमें आपको जितने भी जस्ट बगल में ये आपके एनिमेशन प्रिंसिपल हैं, टाइमिंग, स्पेसिंग एंड सब इसमें इम्प्लीमेंट है। और अब ये आपका फाइनल आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग वेट की बॉल्स हैं जो यहाँ पे फ्लोर पे आ रही हैं, और सबकी प्रॉपर्टी अलग है तो सबका एनिमेशन भी अलग होगा। और क्योंकि ग्रेविटी और फोर्स इसको नीचे की तरफ कर रही है, और जो उसका मास है, जो उसका वेट है, वो किस तरह से एनिमेट करेगा वो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। देन इसमें यहीं से आप देख सकते हो जब चीज़ों को आप एनिमेट करते हो तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो रही हैं। इसी को फॉलो थ्रू ओवरलैप कहते हैं, और ये एक तरह का ड्रामा भी क्रिएट करता है जो कि हम लोग को मोशन ग्राफिक्स में बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैं भी अभी एग्जांपल्स असाइनमेंट्स दिखाऊंगा, उसमें हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल एक कंपोजिशन होगा जब आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करोगे। इवन इसमें ओवरऑल अपील, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक बॉल को भी देखोगे तो उसमें एक करेक्टर है, उसमें अपील है, सेकेंडरी एनिमेशन भी हो रहा है, किसी में स्क्वॉश स्ट्रेच भी हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वेट ज़्यादा है तो उतना अगर कैनन बॉल है तो उसमें स्ट्रेच और स्क्वॉश तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वैसी है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस फ्लोर पे, यानी कहाँ पे आपकी बॉल जाके इम्पैक्ट कर रही है, तो आपका एनिमेशन भी वैसा चेंज हो जाएगा। आर्क कैसी बनेगी, तो ये छोटी बॉल एनिमेशन एक कंप्लीट प्रैक्टिस है आपका पूरा ओवरऑल एनिमेशन प्रिंसिपल के लिए। तो एज अ मोशन डिज़ाइनर आई थिंक अगर आपने इसको भी बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया तो आपके आधे से ज़्यादा वर्क आपका हो जाएगा। देन उसके बाद फिर आता है कि हम लोग किस आइडिया पे वर्क करेंगे, किस तरह से वर्क करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग कुछ भी बनाएं उसमें हम लोग एनिमेशन को बहुत अच्छे से, टाइमिंग और स्पेसिंग को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें, यही हमारा मेन पोर्शन होना चाहिए था। तो अभी हम लोगों ने जैसे बाउंसिंग बॉल की एक्सरसाइजेस देखी किस तरह से हम लोगों की, अभी प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं एक एक स्टेप में। और देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे बॉल एक्स और वाई पोजीशन पे जब हम लोग वर्क करेंगे तो हम लोग किस तरह से करेंगे। देन यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जहाँ पे बॉल है लेकिन एक तरह से बबल है, और यहाँ पे टाइमिंग का एक और पोर्शन है। आप देख सकते हो ये बबल यहाँ से यहाँ तक आने में एटलीस्ट 140 फ्रेम ले रहा है फ्लोर पे आने पे। मुझे लग रहा है इसका टाइमिंग, जैसे अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो हम लोग लग रहा है कि यार थोड़ा सा टाइमिंग और फास्ट है इसका, और अगर मुझे लग रहा है कि इसका टाइमिंग थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा और स्लो होना चाहिए, तो मैं देन इसके जो प्रॉपर्टीज़ उसको भी जाके चेक कर सकता हूँ। यहाँ मैंने टाइम रीमैप किया हुआ है, यहाँ मुझे एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसमें से एक्सप्रेशन हटा देता हूँ, इसको और अच्छे से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्पीड ग्राफ है, क्योंकि टाइम रीमैप किया है, तो यहाँ पे स्पीड ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, जबकि मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा स्लो हो। तो ये जो मेरा स्पीड ग्राफ है यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से देन स्पीड इसकी बढ़ रही है, जो भी इसका वैल्यू है। देन अगर मैं इसको और स्लो करना चाहूँगा तो मैं यहाँ तो जो इसको हल्का सा फास्ट करिए, ये ग्रेविटी से आएगा। देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे देखिए खुद स्लो हो गया क्योंकि यहाँ पे फ्लैट हो रहा है। देखिए बस प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे मैंने जो वेलोसिटी इसको छेड़ दिया, लेकिन यहाँ पे अगेन जो इनकमिंग जो यहाँ से इन हो रही है वेलोसिटी
वो कम हो रही है, और देन अचानक यहाँ पे तो ये एक तरह से बाउंसिंग बॉल इफेक्ट बन रहा है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो मेरे पास बहुत अच्छा टूल है, वो क्या है, ऑटो ब्रेजियर। तो यहाँ पे अब आप इसको एडजस्ट करिए अच्छे से, ताकि मैं इसकी वेलोसिटी को भी चेंज ना करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी देख रहे हैं, तो जो इनकमिंग वेलोसिटी है जो आ रही है वो 19 है, और जो आपकी आउटगोइंग वेलोसिटी है जो कि ये है वो 17 है। तो एटलीस्ट लमसम रखें ताकि कोई जर्क ना मिले आपको। और यहाँ से आप अपना जो एनिमेशन है उसको थोड़ा स्लो भी कर सकते थे, कि जैसे मैंने ये किया तो ये यहाँ पे स्लो हो रहा है, और आप स्लो करना चाहेंगे तो ये यहाँ से भी स्लो होना चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ से तेज आया, लेकिन यहाँ से इसका जो स्पीड है वो बहुत आराम से स्लो हो गया। और देन ये फ्लोर में आके देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी फिर बूस्ट कर रही, तो ये तेज हो जा रहा है। तो अब आई थिंक आप लोगों को सीरीज़ देख के, प्रीवियस ट्यूटोरियल देख के समझ में आने लगा होगा कि किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने अगर ये एडजस्ट किया तो हम लोग को ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि ये जो जंप है सटल, देखिए बिल्कुल स्मूथ आप करिए। ये आपके हर जगह वर्क करने वाला है। इवन आप अगर कैमरे में भी कुछ ट्रांजिशन चाह रहे हो, एक कैमरा इन हो रहा आउट हो रहा है, तो बस ये फ्लो आप मेंटेन करिए, आपका सारा जर्क जो है वो चला जाएगा। और यहाँ हल्का सा इसको भी आप मेंटेन करिए, या अगर आपको लग रहा है कि वेलोसिटी मैंने चेंज कर दी है, देन ऑटो ब्रेजियर करिए, खुद ही वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता है, यानी एक इक्वल वेलोसिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ से आपका जो जर्क था वो उसकी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, और देन फ्लोर पे आते ही वो आपका आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है बबल की, आप रेफरेंस लेके और अच्छे से इसको कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मुझे टाइमिंग और स्लो करना है तो मुझे और फ्रेम चाहिए, जितने ज़्यादा आपको अपनी चीज़ों को स्लो करना है उतना ज़्यादा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 सेकेंड का है, आप इसको 12 सेकेंड का भी एनिमेशन बना सकते हो। तो मैं इसकी स्पीड को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ मैं इसको एटलीस्ट, नहीं तो थोड़ा सा मैं स्पीड और इसकी वो कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्राफ तो सेट कर ही दिया, बस मुझे और फ्रेम चाहिए ताकि ये और स्लो हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये और स्लो बिल्कुल आपका फ्लोर की तरफ आ रहा है, और देन एंड में। तो ये कंप्लीट ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ये चेंजेस आपको समझने पड़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग में तो आप रेफरेंस से ये वर्क कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ये इन चीज़ों को यानी करने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टाइमिंग को समझ रहे होगे कि हाँ ये चीज़, क्योंकि जो चीज़ हम लोग को स्क्रीन में देखने में अच्छी लग रही है मीन्स वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक हो रही है, तभी हम लोगों को अच्छी लग रही है। तो ये धीरे धीरे आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो। टूल्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो हम लोग बहुत आराम से ये चीज़ों कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इन दोनों की फ्रेम के बीच में जो फ्रेम है ये आफ्टर इफेक्ट ने खुद क्रिएट कर लिए। हम लोगों को ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों ने सिर्फ 2 की फ्रेम लगाए और उसके बीच में जो इन बिटवीन्स है वो आफ्टर इफेक्ट खुद क्रिएट कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, चाहे वो 3D सॉफ्टवेयर हो, चाहे इस तरह के सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो 2D है, एनिमेट CC इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हों। तो इनमें हम लोगों को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और हम लोग टाइम और स्पेसिंग को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके एक अच्छा एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग अभी क्योंकि हम लोगों ने टाइम, स्पेसिंग, एंटिसिपेशन, ईजेस, आर्क, मास और वेट को अच्छे से समझा है, स्कॉच स्ट्रेच को समझा है। थोड़ा सा हम लोग फॉलो थ्रू, ओवरलैप पे भी, और सेकेंडरी एनिमेशन, एक्सेजरेशन, इन पे भी अभी हम लोग वर्क करेंगे। और असाइनमेंट्स के थ्रू जो स्टूडेंट के हैं उनको देखेंगे उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देन यहाँ पे देखिए मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का, आप देख सकते हैं। तो एक पेंडुलम का एग्जांपल है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो की फ्रेम लगी, इसके बस अब हम लोग कर्व एडिटर को ही बस समझेंगे। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो रोटेशन में की लगी, यहाँ से हमारा जो कर्व है वो स्पीड में है, और देन धीरे से स्पीड इसकी कम होती है, देन स्पीड बढ़ती है, फिर स्पीड कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, कम धीरे धीरे सेटल हो जाती है। ये तो मुझे बता रहा है कि मुझे इसको किस तरह करना। आप इनको सेलेक्ट करके
आप देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो आप इसको एक अलग ड्रामेटिक देखिए और स्मूथ कर सकते हैं इसको। और ये देखिए, अगर आपको लग रहा है सेटलमेंट और अच्छा होना चाहिए तो एक दो की फ्रेम और ऐड करिए और सेटलमेंट को भी और अच्छा करिए। तो ये ऑसोलेशन मूव से आपको टाइमिंग और अच्छे से, क्योंकि हम लोगों को मोशन ग्राफिक्स में ऐसे वर्क बहुत करने पड़ते हैं, तो आप सारे तरह के शेप्स में अपने एनिमेशन प्रिंसिपल्स को लगा के देखेंगे, देख सकते हैं। देन हम लोग और आर्क को और अच्छे से समझते हैं। जैसे ये एक और ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है उससे ज़्यादा। तो क्यों? क्योंकि इसमें एक तो फ्रेम्स हम लोगों ने ज़्यादा लिए हैं और इसको हम लोगों ने थोड़ा और अच्छे से किया। देखिए यहाँ एक समझने वाली चीज़ है, जब हमारी स्पीड है वो है तो ऊपर से देखिए ईज आउट हो रही है, आप देख रहे हैं ईज के साथ आउट हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ नहीं ये फास्ट हो, तो मैं इसको इस ईज आउट को मैंने थोड़ा सा मैनेज करा। अब ये क्या है, ये स्पीड के साथ नीचे आएगी, देन यहाँ पे ये थोड़ी सी सेटल होगी, ये स्पीड कम हो रही है, देन बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, देन धीरे धीरे ये जो ब्लैक लाइन है ये सेटल हो रही है, हमारा एरिया है, आप देख सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि इसको और हम लोग अच्छे से सेटल करें, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जिगजैग टाइप का है। मैं पैराग्राफ हटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हम लोगों को। थोड़ा सा बड़ा करिए, मॉनिटर अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा हो तो ये और अच्छा लगेगा करने में। यहाँ पे ऑटो ब्रेजियर करिए और इसको सेटल करिए। छोटे छोटे चेंजेस आपके एनिमेशन को अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए, और इधर ये आ रहा, मैं एक की फ्रेम और ऐड करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करिए, ये ज़ीरो हो गया है। ये देखिए ये हल्का जो सेटलमेंट है ये, यहाँ पे आइए कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा सा सेटल करिए, इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करिए। देख सकते हैं। तो चलिए और हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। ये आप आर्क के लिए इसको बिल्कुल टाइम को और स्पीड को कैसे हम लोग इस अपनी स्पीड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत इक्वली, वो आप इस एक्सरसाइज के पेंडुलम एक्सरसाइज से आप कर सकते हैं। देन हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे देखिए पेंडुलम को थोड़ा सा और हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बनाया है। सपोज़ अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिजिड था ये, और देन थोड़ा सा अब ये मान लीजिए कोई रस्सी है उस पर कुछ लगा हुआ है, इसको हम लोग और रिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग लेंगे सिर्फ स्पीड को समझ रहे हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है मैक्सिमम। अगर आप अच्छे से ये चीज़ समझ गए तो आपके एनिमेशन में ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई जिसको हम लोग बोलेंगे फॉलो थ्रू ओवरलैप। देखिए जो मेन एनिमेशन हो रहा है वो इस जगह से हो रहा है, ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ से हमारा एनिमेशन हो रहा है, और यही और ये इसके साथ अटैच है, ठीक है। लेकिन इसका वेट ज़्यादा है और इसका वेट कम है, आप देख सकते हैं। एक रिंग तरह का है, या मैं अभी ये कंसीडर कर रहा हूँ दोनों का वेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये एक बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है इसके कंपैरिजन में। तो इसमें एक देखिए आर्क बन रही है और देन ये उसको फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो एनिमेशन है वो बिल्कुल उसी तरीके से है। अब हम लोग इसमें अगर फॉलो थ्रू ओवरलैप डालेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि बॉल बिल्कुल अलग है, मैं देख सकता हूँ बॉल में भी कोई भी एनिमेशन नहीं हुआ है, कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो सपोज़ मैं अगर पी प्रेस करूँ और मैं अगर यहाँ पे रोटेशन में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे पोजीशन में की लगाई है, और अब ये ज़रूर देखना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे इसका देखिए एंकर पॉइंट इसका यहाँ पे है, तो एंकर पॉइंट पहले ही सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना एंकर पॉइंट सेट कर लिया है, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉलो थ्रू ओवरलैप को हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे थोड़ा सा ऐड करने की। तो अभी हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक की लगाई और यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन रखता हूँ 10,
यहाँ पे 10 रखा। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग रखते हैं -10, देख सकते हैं। देन फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं 5। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं इस बाउंस पे और हम लोग इसको रखते हैं -4। अब धीरे धीरे आप कम करिए इसको। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, उसको रखते हैं 2 और देन हम लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 0 कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी सिर्फ मैंने ब्लॉक किया है, लेकिन एक जो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने जो ऐड करने की कोशिश करी इससे थोड़ा सा ये और रियलिस्टिक, और आप इसको हल्का सा, क्योंकि अभी सिर्फ ब्लॉकिंग है, आप अभी हम लोग यहाँ पे इसको हल्का सा डिले भी कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं कि कितना अच्छा लगता है जब हम लोग मोशन ग्राफिक्स में थोड़ा सा डिले करते हैं तो फॉलो थ्रू ओवरलैप हम लोगों का ऐड होता है। यहाँ पे हम लोग इसको राइट क्लिक करेंगे और ये देखिए इसका जो वैल्यू प्रॉपर्टी है, वैल्यू ग्राफ, तो यहाँ पे मैं इसमें मुझे जो चाहिए मैं यहाँ पे लेता हूँ। मैंने इसको टेंजेंट्स लेके आ गए यहाँ। अब इसकी स्मूथनेस धीरे, ये स्पीड पकड़ेगा तो मैं इसको हल्का सा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं चाह रहा हूँ कि स्पीड से वो इसके टेंजेंट बहुत ज़्यादा आप वो नहीं रखेंगे, मुझे होल्ड नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जो वेलोसिटी से आ रहा है वही डिस्ट्रीब्यूट हो। देन बिल्कुल ठीक है ये। और देन इसको यहाँ पे ऑटो ब्रेजियर करिए और हल्का सा इधर करिए। बिल्कुल ठीक है ये भी। और देन फिर एंड में हम लोग इसको सेटल कर देंगे, हल्का सा सेट हो जाए ये, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इसका ये भी देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं स्पीड में कितना अच्छा यहाँ पे हमारा वेरिएशन आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है। वैल्यू ग्राफ में आइए, तो ये हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, फॉलो थ्रू और ओवरलैप। ये इसको फॉलो भी कर रहा है और देन ओवरलैप भी कर रहा है इसके एनिमेशन को, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप पेंडुलम एक्सरसाइज में कर सकते हो। बहुत सारी और भी एक्सरसाइजेज हैं, अभी हम लोग देखेंगे, उसमें भी हम लोग ये चीज़ अप्लाई करके देख सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, ये देखिए हैंड यहाँ पे है और देन इसमें देखिए फॉलो थ्रू ओवरलैप कितना हो, क्योंकि ये हैंड यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारी बोन्स में जो भी यहाँ पे हम लोगों का जो जॉइंट होता है वहाँ से और यहाँ से ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको ये फॉलो करेगा और ये इसको फॉलो करेगा, लेकिन मेन एनिमेशन मेरा यहाँ से हो रहा है, मेरे शोल्डर से हो रहा है। तो हमारे बॉडी में फॉलो थ्रू ओवरलैप का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। डिले है तीनों में, तो राइट यू प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो आप देखिए ये जो मेरा है ये मेन है। देन इसको ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, ये लोअर और देन ये हैंड है। अब जैसे हैंड है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिले कर सकता हूँ कि यहाँ देखिए रोटेशन ये रहा, और मैं चाहूँ तो मैं रोटेशन को और थोड़ा सा इधर कर सकता हूँ क्योंकि ये भी स्टार्ट हो रहा है। देन यहाँ पे देखिए ये भी स्टार्ट हो रहा है। देन यहाँ पे आप देख सकते यहाँ से यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो रोटेशन है वो थोड़ा और ऊपर कर सकता हूँ, अगर आपको फॉलो थ्रू ओवरलैप को और वो करना है और ज़्यादा। मैं चाह रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी दी, वैसे रियल वर्ल्ड के हिसाब से जैसा है वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा और एक्सेसरेट अगर आप करना चाह रहे हो क्योंकि ये कार्टून कैरेक्टर है तो हम लोग इसमें। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आर्क बन के आ रही है यहाँ पे हैंड में। तो फॉलो थ्रू ओवरलैप, आर्क, टाइमिंग, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में गया, 1 सेकंड का 24 फ्रेम का एनिमेशन है ये, और परफेक्ट। आप यहाँ पे इसके ग्राफ को जाके चेक करिए कि कहाँ मुझे होल्ड करना है, किस तरह से करना है। तो जैसे ही आप सारी प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके रिफ़ाइन करोगे तो आपका एनिमेशन भी कुछ अलग तरीके से बनने लगता है।
ठीक है, ये फॉलो थ्रू ओवरलैप का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे को फॉलो कर रही है। देन हम लोग थोड़ा फ्लूइड एनिमेशन भी देखते हैं यहाँ पे। अब ये एक जैसे सपोज ये मेरा एरिया है जो कि इस वायर से अटैच है, और मैं इस एरिया को, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन उसके साथ एक हैवी टेल भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं इसका सेटलमेंट देखिए। तो ये जो सेटलमेंट है ये कैसे हुआ, आप यू प्रेस करिए, सॉरी इसमें की नहीं लगी, टॉप ओके से पेरेंट है। रोटेशन में आइए और आप इसका ग्राफ देखिए। यहाँ से सेटल हुआ, हल्का सा ऊपर गया और देन उसके बाद सेटल हो गया। यहाँ पे वाई पोजीशन में तो है, मेन हमारा रोटेशन में वर्क हुआ है। तो आप यहाँ से हल्का हल्का देख के कि मुझे कहाँ पे क्या रखना है, क्या मुझे इसको थोड़ा और रोटेट करना है कि नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कि नहीं है, वेलोसिटी इनकमिंग और आउट गोइंग वेलोसिटी को चेक करिए, और देन यहाँ पे आप इसको सेटल करिए। और यही सेम एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टेल के साथ करेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। ये जैसे सपोज ये हैवी है, देन मैं इसमें एक फ्लेक्सिबल टेल ऐड करता हूँ, तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि अब जो टेल है वो थोड़ा सा ऊपर और जा रही है। देखिए मैंने मोशन ब्लर ऑफ रखा हुआ है सब में, मेरे जितने भी असाइनमेंट होते हैं मैं कोशिश करता हूँ, मैं स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि मोशन ब्लर आप ऑफ रखिए ताकि आप एक एक फ्रेम को चेक कर सकें। देन हम लोग अगर कुछ एनिमेशन या कुछ बना रहे हैं तो बात अलग है, तब हम लोग मोशन ब्लर ऑन रखते हैं। अभी हम लोग को एक एक फ्रेम को समझना रहता है, तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं पाथ में यहाँ पे की लगी हुई है, जिससे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको पता चलती है और अच्छा हो सकता है। तो ये एग्जांपल्स ही आपको समझाते हैं एक एक चीज़ों को कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ आने के बाद फिर ये हल्का सा पीछे भी जा सकता है, लेकिन ठीक है, अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो असाइनमेंट वो वाला था, यहाँ पे आपको टाइमिंग का वो होता है कि यहाँ से ब्रेक, यहाँ पे ये टाइमिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आप कुछ फॉल करके देखो और वो किस तरह से सेटल हो रही है वो आप देखो। तो जिससे आपको पता चले कि जो सेटलमेंट है वो हम लोग किस तरह से करेंगे। कोई चीज़ फ्लोर पे आ रही है तो वो किस तरह से सेटल होगी, कितने ऑब्स्टिकल मिले उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस एग्जांपल में ये जो पोर्शन था यहाँ पे इसको हिट मिला है, तो हमारा जो ये ग्रेविटी और ये हिट इसको और स्पीड में नीचे गिराता है। तो ये मेरा जो आर्क है इसमें कैसा बनेगा, या हम लोग किस तरह से, यहाँ पे आप देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, यू प्रेस कर रहा हूँ और ये देखिए इसमें एक्स वाई और आर तीनों में आपके की लगी हुई हैं। और मैं स्पीड ग्राफ दिखाता हूँ, तो कभी कभी स्पीड ग्राफ देख के बड़ा डर लगता है कि ये किस तरह से मैनेज होगा। तो बहुत एक एक जगह जाके आप बिल्कुल फ्लो को मेंटेन करते हो। यहाँ पे आप देखिए एक एक जगह जाके आप फ्लो को मेंटेन करते हो कि कहाँ पे क्या, यहाँ पे इस जगह में मुझे किस तरह से रखना है, क्या हल्का सा ऊपर रखना है या हल्का सा नीचे रखना है, क्योंकि सेटल हो रहा है। देखिए यहाँ पे सेटलमेंट है, तो एक एक की फ्रेम पे जाके आपको चीज़ों को चेंज करना है और वर्क करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक और असाइनमेंट है ये ब्रिक फॉल का। तो इसका जो मेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है या ये जिस जगह गिर रहा है, जिस तरह से गिर रहा है, क्या टाइमिंग इसमें हम लोगों को मिलेगी, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप देख सकते हैं जैसे ये एक 12 फ्रेम के अंदर ये इम्पैक्ट हो गया, और यहाँ पे इसमें हल्का सा, क्योंकि वुड की तरह कोई चीज़ है, हल्का सा इसमें स्क्वॉश है, और क्योंकि जो फ्लोर है वहाँ पे इसने हिट किया और फ्लोर की कुछ चीज़ें टूटी भी, ठीक है ना। तो आप ये छोटे छोटे जब आपको समझ में आने लगे तो ये छोटे छोटे ट्विकिंग आप करके और देन उसके बाद ये धीरे से क्या हो गया, सेटल हो गया।
तो इसका भी हम लोग ग्राफ एडिटर में चेक करते हैं कि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने इसका जो रोटेशन है इसको हम लोगों ने बनाया है, और देन मेन जो हमारा ब्रिक है वो तो है ही हमारा। देखिए यहाँ पे जो फॉल कर रहा है, ये देखिए फॉलिंग। जब भी आप देखिए, अगर आप बॉल एनिमेशन आपने करे हुए हैं तो ये फॉलिंग की कोई भी चीज़ या कुछ तरह से इम्पैक्ट करेगा, आपको समझ में आएगा उसका ग्राफ क्या है। पेंडुलम करेंगे आपको फॉलो थ्रू ओवरलैप समझ में आएगा। तो यही एक्सरसाइजेज आपको बताती कि हम लोगों को किस तरह से वर्क करना है। ठीक है, कुछ फॉलो थ्रू ओवरलैप के भी एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, और इसमें ये सारे स्टूडेंट असाइनमेंट्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिससे स्टूडेंट्स को टाइमिंग फॉर एनिमेशन की प्रैक्टिस और उसको समझने का मौका मिलता है। तो आप देखिए, मैं अभी ये हटा दे रहा हूँ। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़, हम लोग को सिर्फ अभी स्टेजिंग नहीं समझनी, हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह का है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथनेस के साथ ये ग्राफ है, एंटिसिपेट कर रहा है। देन ये है कंट्रोल शिफ्ट एच कर रहा हूँ मैं ताकि ये देख सकें। ये है होल्ड, हल्का सा वाई पोजीशन के ऊपर हो भी रहा है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन में एनिमेशन हो रहा है। यहाँ पे है सेटलमेंट। देखिए पेंडुलम अगर आप कर रहे हैं का प्रैक्टिस करेंगे आप, तो फिर उसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन ये हो जाएगा। और जैसे ही हम लोगों ने इसके साथ सेम इसी एनिमेशन को 2-3 बार रिपीट किया है, तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉलो थ्रू और मैं लगता है, क्योंकि ये देखिए इसमें एनिमेशन था, इसने इस पर ट्रांसफ़र किया, देन इसने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये एनिमेशन भी, लेकिन अभी सब एक डिले के साथ एनिमेट कर रहे हैं। और डिले देने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप की फ्रेम्स को शिफ्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये एनिमेशन यहाँ पे है, देन दोनों की फ्रेम में एक हल्का सा स्लाइड चेंज है, यही आपके एनिमेशन में एक वेरिएशन ऐड करता है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट के। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देख सकते हैं इसमें ये एक प्रॉपर सेकेंडरी एनिमेशन, और ये जितने भी यहाँ पे आप एनिमेशन प्रिंसिपल देख रहे हैं सब इस पर इम्प्लीमेंट हुए हैं। देखिए तो एक बहुत अच्छा एक GIF। अब जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लगते हैं देन आप इस तरह की देखिए, स्क्वैश एंड स्ट्रेच है, टच है, पेट का बाउंस है, आर्क है, देन उसके बाद एंटिसिपेशन है, फॉलो थ्रू है, एक एनिमेशन दूसरों को फॉलो कर रहा है, डिले है, हर चीज़ इस पर्टिकुलर एनिमेशन में आपको मिलेगी। अब चल के इसके ग्राफ को हम लोग समझते हैं, देखते हैं। स्ट्रोक विड्थ में भी की लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस पर भी एक तरह का पंप है। इसमें जितनी प्रॉपर्टी अंदर अभी एनिमेट कर रही हैं उनको हम लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे ग्लास और सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ देखिए, रोटेशन है जो कि यहाँ पे रोटेट हो रहा है। इसमें भी यू प्रेस करिए तो आपको ये भी देखिए, सारे ग्राफ जो हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको सेम जो हम लोग अभी इतनी देर से सीख रहे हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है इसका रोटेशन का, देखिए ये रोटेशन है जो ये यहाँ से ग्रेजुअल चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये चलो यहाँ हल्का सा एंटिसिपेशन, मैंने आपसे बोला था एनिमेशन में कुछ ना कुछ हमेशा इम्प्रूवमेंट रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट असाइनमेंट है, तो यही सारे ट्विकिंग हम लोग करके देते हैं कि आपने यहाँ ये नहीं किया। इससे आप उनको समझ में आता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे एनिमेशन में थोड़ा सा और मुझे इम्प्रूव, यहाँ पे आप फास्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्पीड के साथ बाहर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए
यहाँ पे आपने जो आउट किया उसमें थोड़ा सा ले दिया, लेकिन जो फिर गया देन उसके बाद आप उसको इन में आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसमें ईज दें। तो एक अच्छा एग्जांपल ये। देन मैं आपको एक प्लगइन ये मैं न्यूटन का एक ही दूसरा एग्जांपल जिसमें हम लोग एक्स वाई पोजीशन पूरा एक्स वाई और रोटेशन तीनों पे यहाँ पे की लगी है, तुरंत यहाँ पे आई है। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक्स वाई जो हम लोगों ने बाउंसिंग बॉल करी उसी का एडवांस। इसमें आपके पास ऑब्स्टिकल है कि ये जो बॉल है ये फ्लोर पे भी आएगी, देन उसको रोकने के लिए उसका जो वेलोसिटी उसको रोकने के लिए यहाँ पे उसके ऑब्स्टिकल हैं, तो फिर किस तरह से रिएक्शन होगा। ये बहुत अगेन बहुत अच्छा एग्जांपल, यानी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, जिसमें आप सीख सकते हो कि किस तरह से हम लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि न्यूटन का जो लॉ है उसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। और सेम यहाँ पे जो बॉल है उसकी जो प्रॉपर्टी है थोड़ी बाउंसी है, और ये जब यहाँ पे आ रही है देन किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की फ्रेम्स के थ्रू यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया गया है, और देन पोजीशन भी आप देख सकते हैं। देन उसके बाद क्या यहाँ पे जो रोटेशन है उसको भी आप देखिए। सपोज़ मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे ये इस जगह यहाँ से जो रोटेशन है वो थोड़ा सा और हो, तो मैं और रोटेशन यहाँ पे भी प्रेस करिए, रोटेशन और मैं कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं चाहे आप यहाँ से कि जो की फ्रेम है उसको नीचे करिए तब भी ये रोटेट होगा। ये देखिए, तो ये ईज के साथ है। मैं थोड़ा सा और इसको फास्ट करता हूँ। एंड में देखिए पी और एन प्रेस करिए, देख सकते हैं मोशन ब्लर अभी ऑन नहीं किया है इसमें, क्योंकि अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मोशन ब्लर ऑन करने की। आप एक एक फ्रेम पे वर्क करिए और आप अपने इस एनिमेशन को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ के देखिए रिवर्स भी हुआ और देन यहाँ पे एक सेटल हो गया। तो सेटलमेंट के टाइम अगर आप चाह रहे हैं कि 2-3 फ्रेम और ऐड हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छी ब्लॉकिंग और थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट के साथ ये असाइनमेंट। ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं वुड टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए एक सेटलमेंट है इसमें। अगेन वी प्रेस करिए और यहाँ पे आइए, नल ऑब्जेक्ट भी मैं यू प्रेस कर रहा हूँ। वाई में देखिए बाउंसिंग बॉल का ही है, बस बॉल नहीं है, अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। और बाउंस करने के बाद आपने नल ऑब्जेक्ट लिया उसके साथ पेयर किया, ऐसे आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा एनिमेशन प्रिंसिपल है वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ एक ब्लॉकिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अब यहाँ पे हम लोग इसको किस तरह से करेंगे चेक करिए, देखते हैं। ये हमारा फ्लोर है सपोज, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ जब ये ऊपर जा रहा है तो आराम से जाए, या यहाँ तेज हो, यहाँ पे थोड़ा सा आराम से सेटल हो। देखिए ये, और देन फिर ये नीचे आ जाए, और यहाँ पे ये मुझे फास्ट ही चाहिए इस तरह से। देख सकते हैं तो एक अलग मूवमेंट हम लोगों ने थोड़ा सा और रिफाइन किया अपने हिसाब से।
अब ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें आप पहले इस एग्ज़ाम्पल को देखिए तो आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम्पल। और अगर मैं आपको बहुत ध्यान से दिखाऊं तो इसमें सरफेस में कोलिजन हो रहा है, ये उस तरह से काम। अगर आप मैं इसको मैनुअली बनाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इसमें एक प्लगइन का यूज़ किया जो कि है न्यूटन। अब देखिए न्यूटन प्लगइन में क्या है, आपने सरफेस लिया, आपने ऑब्जेक्ट को एज ए एक पोजीशन में एनिमेशन किया, दोनों को सेलेक्ट करें और इस तरह का एनिमेशन आपको मिल जाता है। लेकिन वो क्या करके देता है न्यूटन, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके की फ्रेम देखिए, तो यहाँ पे हर फ्रेम पे की लगी हुई है। आप क्या अंदर जाके कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये पूरा आपका 2D एनिमेशन की तरह हो गया। उसने बस वो कैप्चर कर लिया है, एक तरह से मोशन कैप्चर हो चुका है इसमें। तो जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स होती हैं, जो भी हम लोग प्लगइन्स, ऐसा नहीं प्लगइन मैं यूज़ नहीं करता, हाँ जब आपको बहुत क्विक काम करना है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप बिल्कुल प्लगइन यूज़ करिए। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आते हैं उनके लिए प्लगइन्स ठीक है। लेकिन अगर कोई बिगिनर इन प्लगइन्स का यूज़ करेगा तो वो क्या जानेगा। अगर मुझे ऐसा इफेक्ट बनाना है तो इस प्लगइन को लो, 2 क्लिक करो और ये हो गया। देखिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको। आप जब इंडस्ट्री में काम करने निकलते हो तो हम लोग जब अपना स्टूडेंट लेवल पे हम लोग ऐसी चीज़ें बनाते हैं, हम लोग एक रील भी बना लेते हैं और लोग इम्प्रेस होके आपको जॉब भी दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो और वहाँ पे आपको कंडीशन बोली जाती है कि आपको ऐसा बनाना है और वो चीज़ आप वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए आप जो प्लगइन से कर पा रहे हो वो मे बी उनकी कंडीशंस में एप्लीकेबल ही ना हो वो प्लगइन। तो आपको तब वहाँ पे ये सब प्रिंसिपल और इन सब चीज़ों पे अगर आपने काम नहीं किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा बेसिक को आप अपना सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए। आप जितना एडवांस जाना चाहते हो आप तो बिल्कुल उतना एडवांस जाइए। मैं समझ सकता हूँ आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं जो हम लोगों को एक एक चीज़ बहुत आराम से इजीली बता देते हैं। हाँ आप जाइए सॉलिड करिए, उसमें प्रॉपर्टी में 10 डालिए, यहाँ 5 डालिए, 6 डालिए, 7 डालिए और यहाँ पे आपको वो एनिमेशन बन के दिख जाता है। वो हम लोग बहुत अच्छा भी लगता है और हम लोग यूज़ भी कर लेते हैं, वो उसमें गलत नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो तो उस बंदे की मेहनत है ना, आपने क्या किया उसमें। तो अगर आपको वाकई में कुछ अलग करना है तो आपको अपने सर में दर्द करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। हम लोग अभी तक अपने एनिमेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी यंग जो हमारे एनिमेशन कीनर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं इन्हीं यानी एक्सरसाइजेस को और अच्छे एडवांस लेवल पे बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप और अच्छे से एनिमेशन कर सको और अच्छे से प्लानिंग कर सको और अलग अलग तरह के एनिमेशन बना सको। तो जैसे सपोज़ ये भी देखिए कि स्टूडेंट असाइनमेंट है जहाँ पे सारी चीज़ों को यानी मिक्स करके एक प्रेजेंटेशन बनाई गई है। आप देखिए स्क्वैच एंड स्ट्रेच है, देन 2 ऑब्जेक्ट का कोलिजन है, 3 ऑब्जेक्ट का कोलिजन है, देन एक लोगो भी रिवील होता है, नहीं लोगो एनिमेशन भी आ गया। तो इस तरह की चीज़ें चाहिए रहती है। ये एक तरह का एक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, इसको हम रिफाइनमेंट करेंगे बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन ये आपका आइडिया है कि मेरा ऐसा कुछ होगा। आप अगर किसी को कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हो ऐसा मोशन डिज़ाइनर, तो आपका ये आइडिया आप उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। तो यही आपको समझना है और इसी से आप अपने जो वर्क है वो और अच्छा कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक क्रिएटिव वर्क है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाटर इज़ प्राइसलेस। तो यहाँ पे जो वाटर बॉटल है उसको एक थोड़ा फैंटेसाइज करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल है बोतल और आप उसको बिल्कुल फ़िश की तरह एनिमेट कर रहे हो। ये क्या है, ये आपका एक क्रिएटिव थॉट है, लेकिन उसको आपको स्क्रीन में दिखाने के लिए एटलीस्ट रेफरेंसेस देखने पड़ेंगे कि किस तरह से मैं एक वाटर बोतल को आपकी जो वाटर बोतल है आपको किस तरह से मैं उसको कन्वर्ट करूँ। ऐसे छोटे छोटे असाइनमेंट से ही आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो।
तो इन असाइनमेंट्स को, जितने भी मैंने इस पूरे सीरीज़ में आपको चीज़ों को बताया, आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए। आपको 200%, 100 भी नहीं, 200% आपका एनिमेशन एक अलग लेवल पे पहुंच सकता है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अगर ये ट्यूटोरियल आपने पूरी सीरीज़ देखी है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इसमें आपको बहुत बेसिक से लेके पूरा किस तरह से आप करो, बहुत लंबी सीरीज़ थी ये। और अगर आप ये देख रहे हैं और आपने इसको पूरा फॉलो किया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ। इसी मैं प्लेलिस्ट को और अच्छे से, मैं मोशन डिज़ाइनिंग के वर्क अगर कुछ मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगा तो इसी को मैं और अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा। लेकिन ये पूरी सीरीज़ मोर देन इनफ है आपके लिए, जिससे आप एक अच्छा एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई एम दीपक एसनेगी फ्रॉम VFX Forever.